चलिए लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड चैप्टर नाउ, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। सेकंड चैप्टर करने के बाद ये चैप्टर आपको बहुत ही आसान लगने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो बच्चों, आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है, और अब तक हमें ये तो क्लियर हो चुका है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट करते हैं सो दैट हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएं। ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना इसीलिए जरूरी है ताकि हम एक डोमिनेटिंग पोजीशन पर आए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लें, और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमारे पास एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसके लिए हम पूरा इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं। उसके बेसिस पर ही हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, फिर उसको इंप्लीमेंट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। यही है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मतलब भी और प्रोसेस भी, इजंट इट? सो अब इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है। सो जल्दी से एक ओवरव्यू लेते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का। तो देखिए, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमें पता है ये एक प्रोसेस है जिसमें नंबर ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजंस आर टेकन। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस मतलब इंपॉर्टेंट डिसीजंस टेकन बाय द टॉप लेवल, कॉर्पोरेट लेवल, सो दैट जो हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर हम उसको अचीव कर पाए। तो इसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है? सबसे पहले हम देखते हैं कि वेयर डू वी वांट टू बी इन द फ्यूचर। हम अपनी फ्यूचर स्टेट डिसाइड करते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड विजन। उसके बाद हम अपनी करंट पोजीशन, प्रेजेंट स्टेट को एनालाइज करते हैं। व्हाट आर वी डूइंग राइट नाउ, मतलब हमारी कंपनी का पर्पस क्या है, हम क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम सोसाइटी की कौन सी नीड को फुलफिल कर रहे हैं, कस्टमर्स के लिए क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। इन शॉर्ट, हम अपनी मिशन डिटरमिन करते हैं। अब अपनी विजन तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाउ डू वी रीच आवर विजन, हाउ डू वी रीच दिस फ्यूचर स्टेट? उसके लिए फर्दर हम अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए हमें स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करनी पड़ती हैं। उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फॉर विच हमें इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट है। रिमेंबर द इंटायर सेकंड चैप्टर, वो इसी के लिए है, टू एनालाइज इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। चाहे वो स्वॉट एनालिसिस है, टोज मैट्रिक्स है, कॉम्पिटिशन एनालिसिस है, इंडस्ट्री एनालिसिस है, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस। उसी के बेसिस पर तो हम एक अच्छी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते हैं, फिर स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करते हैं। उसके लिए रिसोर्सेज को अक्वायर करते हैं, फाइनेंस रेज करते हैं, एम्प्लॉइज को रिक्रूट करते हैं, ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लीड करते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस करते हैं, एंड देन फाइनली इंप्लीमेंटेड स्ट्रैटेजी को इवैल्यूएट करते हैं। देखते हैं कि जो हमने अपने लिए ऑब्जेक्टिव सेट किए थे क्या हम उनको अचीव कर पाए हैं, अगर नहीं तो क्या गैप्स थी, क्या डेविएशंस हैं, और अकॉर्डिंगली करेक्टिव एक्शंस लेते हैं ताकि हम अपनी स्ट्रैटेजी को इंप्रूव कर पाए और अपने गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए, सो दैट जो हमने अपने लिए विजन क्रिएट किया है हम वहां तक पहुंच पाए। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज, जब हम अपने लिए ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी को एनालाइज कर रहे हैं, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालाइज करते हैं, ये देखने के लिए कि बेस्ट स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए इंटरनली हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं या नहीं, एक्सटर्नली एनवायरनमेंट फेवरेबल भी है या नहीं, इससे हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बोलते हैं। विच मीन्स दैट कंपनी का सक्सेस या फेलियर डिपेंड करेगा कि हमने कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई है। स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी बनाई जा रही है वो डिपेंड करेगा कि आपकी कॉर्पोरेट टीम कितनी अच्छी तरह से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करती है, फ्रॉम सेटिंग द फर्म्स ऑब्जेक्टिव्स to analyzing your internal strengths and weaknesses, कि आपके पास required resources हैं स्ट्रैटेजी को implement करने के लिए या नहीं है तो arrange करना, acquire करना, अच्छे से use करना, to analyzing your external opportunities and threats, ये सभी जरूरी है business के success के लिए। So this was the basic introduction to this chapter, ये समझना जरूरी था so that हम आगे सभी topics easily समझ पाएं। Let's just read it from here also। जैसा कि हमने discuss किया कि strategic management में जो strategists होते हैं वो objective set करते हैं और फिर ये देखते हैं कि उन्हें अटेन कैसे करना है। उसके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, उनको इंप्लीमेंट किया जाता है सो दैट हम अपनी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, हम अपनी विजन तक पहुंच पाए। ये कंपनी को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि किस डायरेक्शन में मूव करना है, और सभी कंपनीज के लिए उनकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स देयर एम। और एम कैसे फुलफिल किया जाएगा? बाय अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में हम स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट करते हैं, जिसके लिए हमारे पास चॉइस ऑफ स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, तभी हम उनमें से एक बेस्ट स्ट्रैटेजी अपने लिए सिलेक्ट कर पाएंगे। बिकॉज अगर हम बेस्ट स्ट्रैटेजी चूज करते हैं तभी हम अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाएंगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले पाएंगे। एंड दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, एनालाइजिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अरेंजिंग द रिसोर्सेज, मैनेजिंग द रिसोर्सेज, इट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, बिकॉज ऑफ विच एक अच्छी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, उस पर कंपनी का इवेंचुअल सक्सेस और फेलियर डिपेंड करता है।
That is why before discussing the entire process of strategic management, first we are going to understand the concept of strategic planning and strategic decision making. Let's discuss the concept of strategic planning now. जैसा कि हमने introduction में देखा, that strategic planning is a very important part of strategic management. And if you try to recall, जब हम first chapter कर रहे थे introduction to strategic management, वहाँ भी हमने strategic planning का topic discuss किया था as a very important component of strategic management. अब यहाँ पर बस थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, that's it. So strategic planning का मतलब क्या है? एक प्लान को बनाना कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में कहाँ ले जाना चाह रहे हो, एंड उस प्लान को अचीव करने के लिए, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आप क्या क्या करोगे. सो व्हाट इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग? प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को जिन भी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, उन रिसोर्सेज को अक्वायर करना, रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करना, उसके लिए पॉलिसीज बनाना, ये देखना दैट हमारे कोई भी रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, हर रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, बी इट योर टैंजिबल रिसोर्सेज लाइक योर मशीनरी, इक्विपमेंट्स, टूल्स, फर्नीचर, और योर इनटैंजिबल रिसोर्सेज लाइक स्किल्स, कैपेबिलिटीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, रेपुटेशन ऑफ द फर्म और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी. कोई भी रिसोर्स है, हमें ये देखना है कि हम अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूज करें, एंड ऑल द इंटैंजिबल रिसोर्सेज और एसेट्स लाइक योर ओल्ड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, उन्हें सही तरीके से डिस्पोज करना. इस पूरे प्रोसेस को हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बोलते हैं. यहाँ पर मैगी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है. सो मैगी इज अ प्रोडक्ट ऑफ नेस्ले. नेस्ले इज अ कंपनी जिसका हेड ऑफिस स्विट्जरलैंड में है, बट दे हैव देयर सब्सिडरी इन इंडिया आल्सो व्हिच इज कॉल्ड नेस्ले इंडिया. अब इनका जो ये प्रोडक्ट है मैगी, वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस प्रोडक्ट. मेजॉरिटी ऑफ अस वी लव दिस प्रोडक्ट, इजंट इट? मई 2015 तक इस प्रोडक्ट ने इंडियन मार्केट का 80% शेयर कैप्चर किया हुआ था. बट देन जून 2015, एक ही महीने के अंदर इनका शेयर 80% से 0 हो गया, नील हो गया, क्योंकि इस प्रोडक्ट को बैन कर दिया गया. बिकॉज इसमें जो टेस्ट एनहांसर डलता है, इट वाज नॉट एज पर द स्टैंडर्ड्स. उसमें लेड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी, नॉट फिट, नॉट सेफ फॉर कंजम्पशन, बिकॉज ऑफ विच इसको बैन कर दिया गया. और एक ही महीने में, कैन यू इमेजिन, 80% शेयर, 80% मार्केट शेयर से ये 0 पर आ गए. बट द स्टोरी डजंट एंड हियर. 2016 में इनकी नेस्ले की कॉर्पोरेट और मैनेजमेंट टीम ने अपने लिए 3 years स्ट्रैटेजी बनाई दैट हमें इन 3 सालों में अपने प्रोडक्ट को रिवाइव करना है, मार्केट में दोबारा लॉन्च करना है, एंड इंक्रीज आवर मार्केट शेयर, रीगेन आवर मार्केट शेयर. सो इंडियन मार्केट में अपनी पोजीशन को दोबारा रिवाइव करने के लिए इन्होंने काफी सारी नई प्रोडक्ट कैटेगरीज इंट्रोड्यूस करी, लाइक कॉफी, सीरियल्स, योगर्ट. बट इनका मेजर फोकस अभी भी मैगी को रीलॉन्च करना था एज अ सेफ प्रोडक्ट. सो दोबारा से मैगी को एज अ सेफ प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा खर्चा किया ऑन एडवर्टाइजिंग, ऑलमोस्ट 500 crores. दे ऑल्सो केम अप विद हेल्दी वेरिएंट्स ऑफ मैगी लाइक आटा मैगी एंड ओट्स मैगी. सो उन्होंने अपने मैगी प्रोडक्ट को रीलॉन्च किया न्यूट्रिशन और हेल्थ पर ध्यान देते हुए. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, उन्होंने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे अपने कंज्यूमर्स के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करना शुरू किया रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम्स, फीडबैक, एवरीथिंग, टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द कंज्यूमर्स. एंड फाइनली आफ्टर 4 to 5 years दे मैनेज्ड टू गेट बैक इनटू द इंडियन मार्केट. एंड ऑल्दो 80% शेयर तो कैप्चर नहीं कर पाए हैं, बट येस, क्लोज टू 45-50% का टारगेट ये पूरा कर चुके हैं. सो नेस्ले की बोर्ड और मैनेजमेंट ने मिलकर मैगी के लिए जो किया, what was that? That was strategic planning. So these are the key points here. Please इनको note कर लीजिए. Strategic planning एक process है of setting the objectives and finding the ways to achieve those objectives. That means हम ये determine करते हैं कि हमारी organization की direction क्या होगी, where do we want to go and how will we reach there. So उसके लिए हमें resources पर focus करना पड़ता है कि वहाँ पहुँचने के लिए हमें किन resources की जरूरत पड़ेगी, उन्हें acquire करना, सही ढंग से manage करना और use करना. जैसे जब मैगी बैन हुई तो corporate team ने फिर से decide किया कि where do they want to be. Again they want to make their mark in the Indian market. They want to recapture the lost share. So this was their direction. Where do they want to be? At the same time उस objective को achieve करने के लिए उन्होंने 3 years strategy बनाई that वो क्या क्या करेंगे, कैसे दोबारा से अपने product को promote करेंगे, consumers के साथ अपने relationship और strong करेंगे. And because ये strategic planning है which involves taking important decisions, तो ये top management, senior management ही करती है. जैसे मैगी के लिए अब क्या strategy होनी चाहिए, ये decision नेस्ले की top level management
कॉर्पोरेट टीम ने लिया, जहां पर मैनेजमेंट एक होलिस्टिक व्यू लेती है। होलिस्टिक मतलब एक ओवरऑल व्यू लेती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कि हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं और हमारे लिए बाहर इन्वायरमेंट में क्या अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, चैलेंजेस हैं। सो बेसिकली वो पूरा इन्वायरमेंटल एनालिसिस करती हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, सो दैट वो ये समझ सकें कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो हमारे लॉन्ग टर्म सक्सेस को अफेक्ट करेंगे। अगेन जैसे नेस्ले ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक होलिस्टिक व्यू लिया कि हमारी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस क्या हैं। दे अंडरस्टूड दैट उनकी मेन स्ट्रेंथ है उनका ब्रांड नेम। मैगी ब्रांड लोगों के दिमाग में इनग्रेव हो गया है, एक बहुत अच्छी छाप छोड़ दी है इस ब्रांड ने। अपनी इसी ब्रांड इमेज को यूज करके उन्होंने दोबारा से मैगी को रीलॉन्च किया। साथ ही में उन्होंने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उनके लिए क्या थ्रेट्स थी उन्होंने उसको भी समझने की कोशिश करी। उनके लिए सबसे बड़ी थ्रेट थी कि जब ये बैन हुई तो बाकी और न्यू फर्म्स आ गई जिन्होंने ये मैगी नूडल्स को लॉन्च किया। सबसे बड़ा कंपटीशन इनके लिए जो उस टाइम आया वो था पतंजलि। नेस्ले की मैगी का बेस्ट सब्स्टिट्यूट कंज्यूमर्स ने देखा पतंजलि की मैगी में। सो उन्होंने ये एनालाइज करने की कोशिश करी कि जो ये बढ़ता हुआ कंपटीशन है ये कैसे इन्हें लॉन्ग टर्म में इफेक्ट कर सकता है। क्या इंडियन मार्केट में हम अपनी लॉस्ट रेपुटेशन को रीगेन कर पाएंगे? क्या कस्टमर्स दोबारा से हम पर ट्रस्ट करेंगे और हमारी मैगी दोबारा से खरीदेंगे? क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो जो भी हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं इसको रीलॉन्च करने के लिए वो सब बेकार हो जाएगा और वो अल्टीमेटली हमारे फ्यूचर को भी शेप करेगा कि आगे जाकर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इंडियन मार्केट में क्या फ्यूचर रहता है, क्या बाकी प्रोडक्ट्स के लिए भी कंज्यूमर हम पर ट्रस्ट कर पाएंगे या नहीं। सो कोई भी स्ट्रैटेजिक डिसीजन फाइनल करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से प्लान करना पड़ता है, बिकॉज इट कैन शेप द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि अब हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, कि कहीं हमें दोबारा से अपनी स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई या चेंज करने की जरूरत तो नहीं है। सो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चलता रहता है अगर आपको सर्वाइव करना है इन द इंडस्ट्री। सो आई होप द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड सम ऑफ द की पॉइंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज क्लियर टू यू। लेट्स गिव अ रीडिंग टू द कंटेंट नाउ। वी आर डायरेक्टली going to give reading to the book content now because already key points आप नोट कर चुके हैं और यहाँ भी points में ही दिया है। So what is strategic planning? It is a process of determining the objectives of the firm as well as acquiring the resources required to attain those objectives and policies to manage the acquisition, use एंड डिस्पोजिशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज को कैसे एक्वायर करना है, उनको कैसे यूज करना है और जो एसेट्स डिस्पोज करने होते हैं, फॉर एग्जांपल योर टैंजिबल एसेट्स, उनको सही ढंग से कैसे डिस्पोज करना है, सेल ऑफ करना है। देयर आर नंबर ऑफ इंटरैक्टिव डिसीजंस दैट हैव टू बी टेकन इन ऑर्डर टू डेवलप एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। इंटरैक्टिव डिसीजंस मतलब बहुत सारे सीरीज ऑफ स्टेप्स ऑफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जैसे पहले कौन से ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उनको अचीव करने के लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज कहाँ से अरेंज करेंगे, उन्हें कैसे मैनेज करना है। So there are number of interactive, interdependent, sequential decisions जो organizations को लेने पड़ते हैं एक अच्छी strategy बनाने के लिए। It determines कि organization को कहाँ जाना है, where, and वहाँ जाने के तरीके क्या हैं, what are the ways of going there. It is undertaken by senior management or the top level, corporate level management for the entire organization, having a holistic view of the organization, remember, जहाँ पर organization की strengths, weaknesses को समझा जाता है और opportunities और threats के साथ match किया जाता है। It involves acquisition and allocation of resources and attainment of organizational objectives. And some of the key characteristics of strategic planning, that it shapes the organizations and its resources, कि organization की direction क्या होगी और हमें किन resources की जरूरत पड़ेगी उस direction में जाने के लिए, अपने objectives को fulfill करने के लिए। Helps in assessing the impact of environmental variables, हम environment को analyze करते हैं internal as well as external और ये देखते हैं कि environment में जो भी factors हैं उनका क्या impact पड़ेगा हमारी organization की success पर। So that means we are taking a holistic overall view of the entire organization. It is concerned with the long term success of the organization. Senior management की responsibility है, aim होता है to develop overall objectives and the strategies for the organizations. You can pause the video and note down all the points. We understood the concept of strategic planning, जिसमें हमने ये भी देखा that strategic planning एक continuous process है and जरूरी नहीं है that organizations हमेशा ही successful रहेंगी। Environment में कुछ ना कुछ changes तो होते रहते हैं। We all know that the environment is highly dynamic
एंड बिकॉज ऑफ दिस डायनामिज्म, बिकॉज चेंजेस इतनी क्विकली होते हैं, जो हमारी फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, उनका फ्यूचर दैट बिकम्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल, अनसर्टेन फ्यूचर हो जाता है. रिमेंबर वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन द फर्स्ट चैप्टर, अनसर्टेनिटी ऑफ द एनवायरनमेंट. इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर. सो नो मैटर आपकी कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट, आपके मैनेजर्स कितनी ही अच्छी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर लें, देयर विल ऑलवेज बी एन एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी इन द फ्यूचर. तो कहीं ना कहीं तो रिस्क रहता ही है. एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस, स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी एंड इम्पैक्ट. बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, यूजुअली एमसीक्यू की फॉर्म में आता है. सो वी ऑल नो दैट एनवायरनमेंट इज हाईली डायनामिक. अब जब हम बोल रहे हैं एनवायरनमेंट डायनामिक है, हम सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम फर्म के इंटरनल एनवायरनमेंट की बात भी कर रहे हैं. बिकॉज जो फर्म के इंटरनल फैक्टर्स हैं वो भी तो चेंज हो सकते हैं. हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ फ्यूचर में हमारी वीकनेस बन सकती है, हमारे बेस्ट एम्प्लॉयज हमें छोड़कर जा सकते हैं, हमारी कॉर्पोरेट टीम रिटायर हो सकती है, हमारी रेपुटेशन पर फर्क पड़ सकता है. सो देयर आर लॉट ऑफ इंटरनल फैक्टर्स एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स. जैसे हमारा कंपटीशन बढ़ सकता है, कंपटीशन इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं हमारा मार्केट शेयर कम हो जाता है, हमारी सेल्स कम हो सकती है, हमारे प्रॉफिट्स नीचे जा सकते हैं, हमारी कॉस्ट बढ़ सकती है. एनी वेरिएबल, एनी फैक्टर इन द एनवायरनमेंट, बी इट इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इन सभी फैक्टर्स का इम्पैक्ट पड़ता है फर्म्स पर इन टर्म्स ऑफ देयर सेल्स कम या ज्यादा हो सकती हैं, प्रॉफिट्स कम या ज्यादा हो सकते हैं, कॉस्ट कम या ज्यादा हो सकती हैं. इट ऑल डिपेंड्स कि जो फैक्टर्स हैं इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो हमारे लिए फेवरेबल होते हैं इन द फ्यूचर या वो हमारे लिए अनफेवरेबल होते हैं. दिस इज समथिंग अनसर्टेन. ये कोई भी 100% एक्यूरेसी के साथ फोरकास्ट नहीं कर सकता है. सो ये जो एलिमेंट है ना अनसर्टेनिटी का, फर्म्स इसको खत्म तो कर नहीं सकती, बट डेफिनेटली इसको मैनेज किया जा सकता है. कैसे? बाय टर्निंग अनसर्टेनिटी इनटू नॉलेज. इसका सिंपल सा मतलब कि इन्वायरमेंट को एनालाइज करो, डिफरेंट फैक्टर्स को स्टडी करो कि उनका हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है. इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करो और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर स्ट्रैटेजीज बनाना. रिमेंबर, प्रोएक्टिव होना, पहले से ही सोचना और समझना कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है एंड अकॉर्डिंगली अपने लिए एक प्लान बना लेना फ्यूचर के लिए. That is how we can manage the impact of uncertainty. So there are 3 ways through which we can manage the uncertainty and its impact. पहला, लॉजिकल क्लस्टर्स फॉर्म करो. इसका मतलब क्या? इन्वायरमेंट में जितने भी फैक्टर्स हैं इंटरनल या एक्सटर्नल, उनको एनालाइज करो और लॉजिकल क्लस्टर्स बना लो. क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप. यहाँ पर किस क्लस्टर की बात करी जा रही है? क्लस्टर और अ ग्रुप ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जिनका इम्पैक्ट पड़ सकता है ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन. मतलब जैसे हमने कुछ फैक्टर्स को क्लस्टर 1 में डाल दिया, which consist of all the very important, very critical factors, those factors which are very important for the success of the firm. कुछ फैक्टर्स को हमने क्लस्टर 2 में डाल दिया, consisting of some important factors which are relatively less important than the first cluster. और कुछ फैक्टर्स को हमने क्लस्टर 3 में डाल दिया विच आर लीस्ट इंपॉर्टेंट. सो हमने उन सभी फैक्टर्स को ग्रुप कर दिया इनटू डिफरेंट क्लस्टर्स डिपेंडिंग अपॉन द इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटी. अब यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा क्लस्टर 1 पर, जहां पर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं विच आर वेरी क्रिटिकल फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो ये क्लस्टर्स फॉर्म करने से फर्म्स कैन फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एंड दे कैन सेव देयर टाइम एंड एफर्ट्स. Similarly, we have scenario analysis. Firms अपने लिए all possible situations और scenarios जो future में हो सकते हैं उनको analyze करते हैं. For example, scenario 1, 2, 3 and so on. और हर एक scenario के लिए हम एक strategy बनाते हैं कि अगर situation 1 होती है तो हमें क्या करना है. For example, अगर competition बढ़ता है तो क्या strategy होगी? हम अपने price कम कर देंगे. Similarly, scenario 2 की market growth कम हो सकती है, market saturate हो सकती है, तब हमें क्या करना है? Then हम harvesting करेंगे और इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे. सो ऐसे हम डिफरेंट सिनारियोज क्रिएट करेंगे और हर सिनारियो के लिए एक पॉसिबल स्ट्रैटेजी बनाएंगे. एंड थर्डली, फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजीज क्रिएट करेंगे. कंपनीज हैव टू इंश्योर दैट उन्हें रिजिड अप्रोच फॉलो नहीं करनी है. डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट, हमें अपनी स्ट्रैटेजीज को मॉडिफाई करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, सो दैट हम एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सके. जब मैगी को बैन कर दिया, सो नेस्ले कंपनी दे केम अप विद मोर स्ट्रैटेजीज कि अब हमें क्या करना पड़ेगा. न्यू प्रोडक्ट कैटेगरीज को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, मार्केटिंग एफर्ट्स को और अग्रेसिव करना पड़ेगा, एडवर्टाइजिंग में बहुत खर्चा करना पड़ेगा. सो दिस इज हाउ यू कीप ऑन मॉडिफाइंग और coming up with a new strategy altogether depending upon the conditions in the environment, be it internal
or external. So I hope this entire concept of strategic uncertainty and impact is clear. Remember the 3 key concepts here. Logical clusters form किए जाते हैं in which we gather information about different factors और फिर उन factors को priority की basis में हम different clusters में डाल देते हैं. And then scenario analysis जिसमें हम ये analyze करते हैं कि हमारे future में क्या possible situations create हो सकती हैं, scenarios हो सकते हैं और हर एक scenario के लिए हम एक strategy बनाते हैं. And flexibility of strategy is very important. Strategies को time के साथ, environmental factors के साथ modify और change करना पड़ता है. अगर ये तीनों चीजें firms follow करती हैं तो जो strategic uncertainty होती है उसके impact को minimize किया जा सकता है. आप इन सभी key points को note कर लीजिए. This is more than enough. At the same time, we can give a reading to the content which is given here. So strategic uncertainty is represented by unpredictable future. Future में कोई भी uncertain situation हो सकती है, trends, events हो सकते हैं because of which organizations पर impact पड़ सकता है. उनको manage करने के लिए they are grouped into logical clusters ताकि हम अपने लिए prioritize कर पाएं कि हमारे लिए कौन से factors important हैं. And this all is possible through information gathering and the analysis of that information. But it's not necessary कि environment से हमें ऐसी information मिलेगी जिसके through हम uncertainty को reduce कर पाएं. So gathering information is not the only option. So another way can be scenario analysis जिसमें firms accept करती हैं that जो uncertainty है it is given. Uncertainty तो होगी ही, future को हम नहीं predict कर सकते हैं, नहीं forecast कर सकते हैं. What we can do is कि future में क्या क्या हो सकता है उसके लिए हम possible scenarios create कर सकते हैं और accordingly हर एक situation के लिए एक strategy बना सकते हैं so that अगर future में वो situation होती है we already have a plan in hand. Uncertainties impact कर सकती हैं आपके business को significantly. बहुत major changes हो सकते हैं आपके business में in terms of your sales, profits or cost as already discussed. So it is very important कि flexible strategies होनी चाहिए ताकि उन्हें time के साथ change किया जाए, modify कर सके in order to minimize the impact of uncertain environment. So that's it about this topic. So far, we are clear with the concept of strategic planning and how it is such an important part of strategic management process. Strategic planning पढ़ते हुए हमने ये भी समझा that there are number of strategic decisions that need to be taken so that हम अपने objectives को अटेन कर पाए. स्ट्रेटेजिक डिसीजंस मतलब ऑल दोज इंपॉर्टेंट डिसीजंस जिसका इम्पैक्ट पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ता है एंड विच आर टेकन बाय द सीनियर मैनेजमेंट. रिमेंबर यही सब पढ़ा है हमने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में. सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस नाउ. व्हाट इज स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग? आप सभी को पता है दैट डिसीजन मेकिंग क्या होती है. ये कॉन्सेप्ट आप +2 में पढ़ चुके हैं, विच इज चूजिंग द बेस्ट अमंग द रेस्ट, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स और फिर उन ऑप्शंस को एनालाइज करके हम अपने लिए एक बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं. अब जब हम इस कॉन्सेप्ट में एक वर्ड प्रीफिक्स कर देते हैं स्ट्रैटेजिक, तो ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग बन जाता है. एंड यू ऑल नो बाय नाउ दैट स्ट्रैटेजिक का मतलब क्या होता है. जब बात आती है स्ट्रैटेजी की तो हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए. हियर वी आर कंसर्न्ड अबाउट लॉन्ग टर्म डिसीजंस, वो सभी इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हमें हमारी विजन को अचीव करने में हेल्प करेंगे. सो हमें अपनी लॉन्ग टर्म विजन को अचीव करने के लिए देखना है कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या वेज हैं इन ऑर्डर टू रीच दैट. उन सभी ऑप्शंस को एनालाइज करके हम अपने लिए कोई एक बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं. सो फ्यूचर में हमें कैसे ग्रो करना है, सर्वाइव करना है, इंडस्ट्री में सस्टेन करना है, उसके लिए बेस्ट डिसीजन लेना, बेस्ट स्ट्रैटेजी बनाना, दैट इज व्हाट स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग is all about. So always remember that strategic decision making is different from day-to-day decision making. है ना, देखो 2 तरह के decisions हो सकते हैं. एक होते हैं operational decisions जिसका फोकस होता है सिर्फ शॉर्ट टर्म पर कि हमें 1 महीने में कितनी सेल्स इंक्रीज करनी है, हमारा क्या टारगेट रहेगा, या आज के दिन में हमें अपने कोई एक्सपेंसेस पे करने हैं, कोई बिल्स पे करने हैं, सैलरी देनी है. तो शॉर्ट टर्म फोकस है, राइट. और कुछ डिसीजंस होते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजंस जिनका फोकस लॉन्ग टर्म पर रहता है कि फ्यूचर में हम अपने आप को कहाँ देखते हैं, हमारी विजन क्या है और उस विजन तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना है. दोज डिसीजंस आर स्ट्रैटेजिक डिसीजन. फॉर एग्जाम्पल लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट. अगर आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो वो एक दिन का काम तो नहीं है, बहुत टाइम लगता है किसी नए प्रोडक्ट को डिजाइन करना, उसमें क्या फीचर्स प्रोवाइड करने हैं उसके बारे में सोचना, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है, उसको
उसको प्रमोट करना, उसको टेस्ट करना और तब जाकर आप लॉन्च करते हो. सो इट टेक्स years to launch a product. So that is your long-term decision. So जो day-to-day decisions होते हैं, operational decisions, उनको तो middle level managers और your functional managers वो भी ले सकते हैं. लेकिन जो strategic decisions होते हैं उसके लिए intellectual thinking की जरूरत पड़ती है. वो बहुत ही important decisions है जिनका impact आपकी पूरी organization के success या failure पर पड़ सकता है. So top management has the responsibility of taking strategic decisions, and the entire process of taking such strategic decisions by the top level management is called strategic decision making. Now there are some keywords जिसके थ्रू आप identify कर सकते हो that whether it is strategic decision making or not. आपके strategic decisions का focus होता है long term goals पर, vision पर, future पर, ये हम discuss कर चुके हैं, right? ये decisions लिए जाते हैं by टॉप लेवल मैनेजमेंट. ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं. अगर आपको स्ट्रैटेजिक प्लानिंग याद होगा तो हमने उसमें यही पढ़ा था दैट जो आपकी सीनियर मैनेजमेंट होती है वो एक होलिस्टिक व्यू लेती है, ओवरऑल व्यू ऑफ द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है. सो स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग भी वही है जहां पर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखा जा रहा है. फर्स्ट चैप्टर में जो हमने कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस किया था, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स के बारे में डिस्कस किया था कि वो किस किस तरह के डिसीजंस लेते हैं, वही सारे डिसीजंस स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं. फॉर एग्जांपल डिसाइडिंग वेदर टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और नॉट, वेदर टू डाइवेस्ट अ प्रोडक्ट, एक्सपेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या हमें मर्जर करना चाहिए, किसी कंपनी को अक्वायर करना चाहिए, क्या हमें ग्लोबली एक्सपैंड करना चाहिए, न्यू मार्केट्स को टारगेट करना चाहिए. तो ये सभी डिसीजंस लेने के प्रोसेस को हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग. और ऐसे लॉन्ग टर्म इंपॉर्टेंट डिसीजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें ह्यूज रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, चाहे वो फाइनेंस हो या वो आपके ह्यूमन रिसोर्स हो या वो आपके टूल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स हो. और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का इम्पैक्ट हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ता है. जितने भी फंक्शंस हम कर रहे हैं सभी फंक्शंस इफेक्ट होंगे, जितने भी बिजनेसेस हम कर रहे हैं उन सभी बिजनेसेस पर इफेक्ट पड़ेगा. एंड ऑफ कोर्स जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग होती है ये अनसर्टन होती है बिकॉज इसका फोकस कहाँ है, लॉन्ग टर्म पे, फ्यूचर में. सो फ्यूचर में थिंग्स कैन चेंज. वी नो दैट द इन्वायरमेंट इज डायनामिक, कुछ ना कुछ चेंजेस तो चलते रहेंगे. सो जो आज हमने डिसीजन लिया है जब तक हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तब तक बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं इन द इन्वायरमेंट. सो दैट्स व्हाई सच डिसीजंस आर अनसर्टन. और ये डिसीजंस हमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को दिमाग में रखते हुए लेने चाहिए कि क्या कोई ऐसे फैक्टर्स हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे जिनका इम्पैक्ट हम पर पड़ सकता है. सो द रोल ऑफ इन्वायरमेंटल एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट in strategic decision making. So I hope you are clear with what strategic decision making is and how it is different from operational or day-to-day decision making. Let's give a reading to the content now. First, what is decision making? So you all know decision making is a process of choosing the best from many options in order to achieve your goals and objectives. इसी process में जब हम long term objectives और goals और vision को achieve करने की बात करते हैं तो वो आपका strategic decision making बन जाता है. It is a process of choosing the best course of action in order to achieve your long term goals and longer term vision, because vision आपकी और भी ज्यादा distant future में होती है, that is why longer term. And यहाँ पर you also need to remember Josh and Glueck ने स्ट्रैटेजिक डिसीजंस के बारे में क्या कहा था. ये आपको एज इट इज वर्ड टू वर्ड याद नहीं रखना है, बट यू डू नीड टू रिमेंबर दिस बिकॉज ये एमसीक्यू में आता है कि जॉश एंड ग्लूक के क्या व्यूज थे रिलेटेड टू स्ट्रैटेजिक डिसीजंस. सो इन्होंने कहा था कि स्ट्रैटेजिक डिसीजंस वो होते हैं जो 5 चीजों को इंक्लूड करते हैं. आपका क्या बिजनेस है, बिजनेस की डेफिनेशन कि क्या बिजनेस कर रहे हो, कौन से प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हो कस्टमर्स के लिए, कौन सी मार्केट्स को सर्व कर रहे हो, आपकी टारगेट मार्केट्स क्या हैं, आप क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हो, और आपकी मेजर पॉलिसीज क्या हैं सो दैट आप अपने डिसीजंस को इंप्लीमेंट कर पाओ और अपने स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओ. रिमेंबर यहाँ पर स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं मतलब लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स और डे टू डे ऑब्जेक्टिव्स हियर. व्हाई? बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग. देन वी हैड डिस्कस्ड दैट स्ट्रैटेजिक डिसीजंस डिफरेंट होते हैं फ्रॉम ऑल द अदर डिसीजंस. मेनली डिसीजंस को 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस एंड ऑपरेशनल डिसीजंस. स्ट्रैटेजिक डिसीजंस कौन से होते हैं? जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं विच आर टेकन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, जिनका फोकस लॉन्ग टर्म पर होता है, जिनको इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है और जो अनसर्टन होते हैं बिकॉज लॉन्ग टर्म है और लॉन्ग टर्म में बहुत सारे इन्वायरमेंटल चेंजेस हो सकते हैं.
सकते हैं। एंड इसके कंप्लीटली ऑपोजिट आपके हो जाएंगे ऑपरेशनल डिसीजंस विच आर टेकन ऑन डे टू डे बेसिस, दे आर टेकन बाय मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, दे डू नॉट रिलेट टू द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक पर्टिकुलर फंक्शन से रिलेटेड होते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी, लाइक deciding how much raw material do we need, what kind of manufacturing process do we need to have, how to promote our products, selecting the best vendor or the best supplier for all your inputs. So all these are your operational decisions जिनका focus short term पर होता है, relatively बहुत कम resources का use होता है, and they are relatively certain in nature because short term focus है, short term में changes बहुत कम होते हैं. So these were some important points. आप इनको note कर सकते हो because ये as it is आपके content में नहीं दिए हुए हैं, but यहाँ पर आपको बहुत ही easy way में present करके दिया गया है, so आप इसको note कर सकते हैं. Now let us also give a reading to the book content. जॉश एंड ग्लूइक ने क्या कहा था ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. Strategic decisions include business definition, products to be handled, markets to be served, functions to be performed and major policies to execute the decisions so as to achieve your strategic objectives. Right? ये हम discuss कर चुके हैं. Decision making क्या है? एक process है best option choose करने का out of many options so as to achieve your goals and objectives. वहीं आपका strategic decision making क्या है? Process है best course of action choose करने का या charting a course. Charting मतलब अपने लिए best plan बनाना based on long term goals and longer term vision. ये decisions आपको help करते हैं survive करने के लिए, grow करने के लिए. एक example दिया हुआ है, आप रीड कर सकते हैं. Then we discussed how strategic decisions are different in nature from all the other decisions. Mainly दो तरह के decisions होते हैं, operational and strategic. Operational day to day operation से relate करते हैं, day to day decision से relate करते हैं. Strategic they relate to important significant decisions जिनका impact पूरी organization पर पड़ता है. Strategic decisions को senior management लेती है पूरी organization के लिए, जहां पर organization की सभी strengths और weaknesses को ध्यान में रखा जाता है. ये long term के लिए होती है, काफी सारे रिसोर्सेज का यूज किया जाता है, ये बहुत अनसर्टन होता है बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टर्म एलिमेंट. वेयर एज जो आपके ऑपरेशनल प्लान्स होते हैं, ऑपरेशनल डिसीजंस होते हैं, वो मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट लेती है. ये थोड़े डिटेल्ड प्लान होते हैं जो बताते हैं कि आपको रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज कैसे करना है और अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अटेन करना है. सो यहाँ पर स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स नहीं लिखा है, विच मीन्स दैट ये स्ट्रैटेजिक डिसीजंस नहीं है, ऑपरेशनल डिसीजंस है. आई होप द एंटायर कॉन्सेप्ट इज क्लियर. In this topic, we have to discuss dimensions of strategic decisions. Dimensions बोल सकते हैं nature, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एलिमेंट्स. मतलब एक ही है कि जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो स्ट्रैटेजिक है या नहीं, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. लास्ट वीडियो में हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रैटेजिक डिसीजंस क्या होते हैं. सो ये सारे फीचर्स वहीं से डिराइव हुए हैं, इनफैक्ट वो ही है. चलिए लेट्स डिस्कस कि क्या क्या फीचर्स हैं. सो वी ऑल नो कि स्ट्रैटेजिक डिसीजंस सभी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डिसीजंस होते हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट लेती है. सो आपका पहला फीचर यही है दैट टॉप लेवल मैनेजमेंट ही इन डिसीजंस को लेती है, बिकॉज ये ऐसे डिसीजंस होते हैं जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए जाते हैं. इन डिसीजंस को बहुत ही इंटेलेक्चुअल थिंकिंग के साथ सोच समझ कर लिया जाता है. ये डिसीजंस लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट, सीनियर लेवल मैनेजमेंट को दी जाती है. टॉप मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट कैसे डिसीजंस लेती है? इन्वेस्ट करना है, डाइवेस्ट करना है, कैसे एक्सपैंड करना है, कैसे ग्रो करना है, किसके साथ मर्ज करना है, कौन से प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, कौन सी मार्केट्स को टारगेट करना है, ये सभी डिसीजंस टॉप लेवल मैनेजमेंट लेती है. सेकंड फीचर क्या है? ये पिक्चर देखिए, लॉन्ग टर्म गोल. यू ऑल शुड नो दिस बाय नाउ दैट स्ट्रैटेजी वर्ड ही रिलेट करता है फॉर अचीविंग द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, राइट? सो कोई भी डिसीजन जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, विजन को अचीव करने के लिए लिए जा रहे हैं, कोई भी डिसीजन जिसका इंपैक्ट हमारे लॉन्ग टर्म सक्सेस पर पड़ सकता है, वो सभी डिसीजंस स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं. अब यहीं से एक और फीचर डिराइव होता है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, दैट मींस फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो ये सारे डिसीजंस फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं. इनका जो फोकस होता है वो फ्यूचर में होता है कि फ्यूचर में तो बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, उन चेंजेस के साथ हम कैसे अडेप्ट करेंगे, अपने लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजिक ऑप्शन कैसे चूज करेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस ये डिसाइड करती हैं. सो इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड. अब यहीं से हम एक और फीचर पे आ जाते हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि फ्यूचर में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं इन्वायरमेंट में, तो हमें बेस्ट स्ट्रैटेजी चूज करनी है. वो स्ट्रैटेजी चूज करने के लिए हमें इन्वायरमेंट को तो एनालाइज करना पड़ेगा या नहीं. सो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जितने भी फैक्टर्स है, उन सभी फैक्टर्स को एनालाइज करना, चाहे वो पॉलिटिकल फैक्टर्स है, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल और इन्वायरमेंटल या लीगल फैक्टर्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पेस्टल बोल देते हैं. ये याद रखने के लिए ये एक एक्रोनिम है. तो हमें पूरा पेस्टल या हमें पूरा
पूरा एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी जाकर हम अपने लिए डिफरेंट ऑप्शंस जनरेट करेंगे और उसमें से बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। सो एक और फीचर हमारा क्या हो गया, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एनालाइज करना। और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डिसीजंस होते हैं, लाइक एक्सपैंडिंग इनटू न्यू मार्केट्स, लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, सो ऐसे डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए ह्यूज रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, चाहे वो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, चाहे वो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज मतलब टूल्स, इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल, ये सब भी तो चाहिए होगा। तो ह्यूज रिसोर्सेज को हमें कमिट करना पड़ता है और ऐसे डिसीजन जिन पे हम इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं, सोचो अगर ये डिसीजन हमारा गलत हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी टॉप मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि आपको ग्लोबली एक्सपैंड करना है, इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करना है। अगर वहां पे कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, उन्होंने आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदा, what will happen? आपने इतना खर्चा किया है in terms of your funds, human resource skills and capabilities, physical resources, तो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट होगी या नहीं? डेफिनेटली होगी। पूरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपके सभी फंक्शंस पर इफेक्ट पड़ेगा, सभी डिपार्टमेंट्स पर फर्क पड़ेगा। एवरी बिजनेस विल गेट अफेक्टेड। अगर आपका एक बिजनेस काम नहीं करा, एक प्रोडक्ट की सेल्स नहीं हुई, तो बाकी भी तो इफेक्ट होंगे कि आप अपने रिसोर्सेज तो ऑलरेडी एलोकेट कर चुके हो उस बिजनेस में जो चला ही नहीं। सो आपके वो सभी रिसोर्सेज जो आप अपने बाकी बिजनेसेस में यूज कर सकते थे, आपने वो ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, यूज कर दिए, जिससे कोई रिटर्न्स आई ही नहीं। सो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस का इम्पैक्ट मल्टी फंक्शनल होता है एंड मल्टी बिजनेस होता है। These were the 6 important dimensions of strategic decisions. It's a very, very important topic. Let's give a reading to the content now. So dimensions, nature, features, characteristics, elements क्या हैं strategic decision के? First, top management support की जरूरत पड़ती है because इन decisions को लेने के लिए intellectual thinking की जरूरत है। पूरी organization का एक broad holistic view लेना पड़ता है कि हमारी organization की क्या strengths और weaknesses है, हमारे लिए सबसे best decision क्या होगा। ये high risk decisions होते हैं क्योंकि ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट कर सकते हैं सिग्निफिकेंटली, इसीलिए इन डिसीजंस को लेने के लिए टॉप मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। देन सेकंड, ह्यूज इम्पैक्ट ऑन लॉन्ग टर्म सक्सेस और प्रोफाउंड मतलब बहुत बड़ा, ह्यूज। सो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लॉन्ग टर्म होते हैं नेचर में, ये हम सभी को पता है, जिनका रिजल्ट या आउटकम हमें लॉन्ग टर्म में ही देखने को मिलेगा। तो अगर हमारा विजन है टू बिकम द नंबर 1 कंपनी इन द हेल्थ केयर सेक्टर, तो ये विजन 1-2 महीने, 1 साल, 2 साल में तो नजर नहीं आएगा। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू अचीव दिस विजन, राइट। तो ये जो आउटकम है, जो ये रिजल्ट हमें दिखने वाला है कि हम नंबर 1 कंपनी बनते हैं या नहीं, तो ये रिजल्ट हमें लॉन्ग टर्म में जाकर ही मिलेगा, isn't it? तो ऐसे लॉन्ग टर्म डिसीजंस जिनका रिजल्ट फ्यूचर में कभी देखने को मिलेगा, ये आपके लॉन्ग टर्म सक्सेस को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फर्म की इमेज, रेपुटेशन और उसकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपके लॉन्ग टर्म सक्सेस से जुड़ी हुई है। लॉन्ग टर्म में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, उन चेंजेस का आपके ऑर्गेनाइजेशन पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ तो आप सक्सेसफुल होगे, नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ तो आप सक्सेसफुल नहीं होगे, आपकी इमेज खराब हो सकती है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कम हो सकती है। थर्ड डायमेंशन, कमिटमेंट ऑफ ह्यूज रिसोर्सेज। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है रिसोर्सेज पे, ताकि आप अपने डिसीजंस को इंप्लीमेंट कर पाओ। ये रिसोर्सेज आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं और फिजिकल रिसोर्सेज हो सकते हैं, लाइक योर मशीनरी, इक्विपमेंट्स, टूल्स, इनपुट्स, रॉ मटेरियल्स। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे इन्वायरमेंटल चेंजेस हो सकते हैं। उन सभी इन्वायरमेंटल चेंजेस को एनालाइज करना, फोरकास्ट करना जरूरी होता है, सो दैट फर्म्स ये एनालाइज कर पाएं कि उन्हें कैसे अडेप्ट करना है उन चेंजेस के साथ, बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी और मोस्ट appropriate course of action or a plan or a strategic option for yourself. Strategic decisions का impact multifunctional और multi business होता है, because यहाँ पर हम organization को totality में देखते हैं, holistically देखते हैं, entire organization को ध्यान में रखकर हमने ये decision बनाया होता है। तो अगर उसका impact पड़ेगा तो वो भी हमारी पूरी organization पर पड़ेगा, सभी areas affect हो सकते हैं। The degree of impact can vary, कोई एरिया हमारा ज्यादा इफेक्ट हो सकता है, कोई कम, बट इम्पैक्ट तो सभी एरियाज पर पड़ने वाला है, जिसकी वजह से हमें दोबारा से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ सकती है, हमें मॉडिफिकेशंस की जरूरत पड़ सकती है, रिसोर्सेज को दोबारा से रीएलोकेट करने की जरूरत पड़ सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज को दोबारा से डेलीगेट करने की जरूरत पड़ सकती है। सो एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकता है।
एंड देन द लास्ट डायमेंशन ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कंसिडर करना जरूरी होता है स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग करते हुए. इट इन्वॉल्व्स कंसिडरेशन ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ऑल द फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट द फर्म्स सक्सेस इन फ्यूचर. ऑल द फैक्टर्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड एंड एनालाइज सो दैट फर्म्स अपने इंटरनल एनवायरमेंट, इंटरनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को मैच कर सकें विद द एक्सटर्नल चेंजेस व्हिच आर अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. सो दीज वर द 6 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस. You can also give a reading to the content from here. ये सारा content हम handwritten part में cover कर चुके हैं, so आप एक बार इसे बस read कर लीजिएगा. That is more than enough. Let's start with a new topic and a very important topic in this chapter, which is strategic intent. तो पहले समझते हैं कि strategic intent का मतलब क्या होता है. अब देखिए, intent word आया है from the word intention. Intention का मतलब होता है पर्पस. क्यों एग्जिस्ट कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो. सो व्हाई आर यू एग्जिस्टिंग. कुछ तो पर्पस होगा, कुछ तो रीजन होगा. फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, कहाँ पहुंचना चाहते हो, खुद को कहाँ देखते हो, और उस फ्यूचर स्टेट तक पहुंचोगे कैसे. सो हमारी इंटेंशन, हमारी इंटेंट से ये सब चीजें क्लियर होती हैं. तो इंटेंट का मतलब तो हमें क्लियर हो गया, इंटेंशन क्या पर्पस है. सो स्ट्रैटेजिक इंटेंट का क्या मतलब हुआ कि जो फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, उनकी क्या इंटेंशन है, उनका क्या इंटेंट है, व्हाट इज द रीजन फॉर देयर एग्जिस्टेंस. कोई भी फर्म एग्जिस्ट क्यों कर रही है, क्या प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, फ्यूचर में क्या करना चाहती है, उसको अचीव करने के लिए क्या गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं. दैट इज व्हाट इज स्ट्रैटेजिक इंटेंट. सो स्ट्रैटेजिक इंटेंट ना कंपनीज की एक स्टेटमेंट होती है. कंपनीज एक जनरल सी स्टेटमेंट लिखती हैं जिसको पढ़ के एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, चाहे वो आपके कस्टमर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, सप्लायर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, जब वो इस स्टेटमेंट को पढ़ती हैं सो उन्हें कंपनी के बारे में एक आइडिया मिल जाता है कि कंपनीज का बेसिस क्या है, उनका पर्पस क्या है एग्जिस्ट करने का, व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट डू दे वांट टू डू एंड हाउ विल दे डू इट. चलिए लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जियो. जब जियो टेलीकॉम सेक्टर में आए तो मार्केट ऑलरेडी सैचुरेटेड थी. सैचुरेटेड क्यों थी? बिकॉज टेलीकॉम मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारी फर्म्स थी. देवर अराउंड 13 firms which were already there at the time of Jio's entry into this market. और ऐसी सैचुरेटेड मार्केट जहां ऑलरेडी 13 firms हैं, उन सभी ने मार्केट शेयर पूरा कैप्चर किया हुआ है इंडियन मार्केट का. ऐसी मार्केट में उन्होंने मोनोपोली जैसी सिचुएशन क्रिएट कर दी when they entered. उन सभी 13 firms का मार्केट शेयर इनके पास आ गया. देखो वो ये समझ गए थे that इंडिया में कंज्यूमर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डेटा की. डेटा कंजम्पशन इज वेरी एक्सपेंसिव हियर. जितने भी ओल्ड प्लेयर्स हैं इन दी टेलीकॉम सेक्टर, फ्रॉम एयरटेल टू वोडाफोन टू आइडिया, सभी फर्म्स या तो 2G या तो 3G डेटा सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, ऊपर से एक्सपेंसिव. सभी लोग बहुत सोच समझ कर इस डेटा को कंज्यूम करते हैं. तो जियो ने कहा अच्छा ये प्रॉब्लम है तो ये लो, ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं. आप डेटा लो और फ्री में लो. और कौन सा डेटा, 2G 3G? नो वे, हम 4G डेटा देंगे. जहां कंज्यूमर्स 1 GB डेटा पर मंथ कंज्यूम कर रहे थे, वहां इन्होंने डेटा फ्री दे दिया, 4G डेटा दे दिया एंड 1 GB पर डे. जहां इंडिया 150th पोजीशन पर था इन टर्म्स ऑफ डेटा कंजम्पशन इन द वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ जियो इंडिया 10th पोजीशन पर आ गया इन टर्म्स ऑफ डेटा कंजम्पशन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. ये क्या है? दिस इज अ रेवोल्यूशन. ये एक डिजिटल रेवोल्यूशन ले आए इन द टेलीकॉम सेक्टर. सो जियो की इंटेंशन बहुत क्लियर थी दैट हमें इंडिया में डिजिटल रेवोल्यूशन लेकर आना है, अफोर्डेबल प्राइसेस पर लेकर आना है, लॉन्ग टर्म में अपने लिए डोमिनेटिंग पोजीशन क्रिएट करनी है. अपने सभी कॉम्पिटिटर्स को हम अनसीट कर देंगे, उखाड़ फेंकेंगे, मार्केट को कंप्लीटली डिसरप्ट कर देंगे. सो दिस वाज देयर क्लियर इंटेंशन, देयर स्ट्रैटेजिक इंटेंट. समथिंग क्रिएटिव, समथिंग इनोवेटिव, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, जिससे कंपनी का एक पर्पस क्लियर हो जाता है, वो क्या करना चाह रहे हैं फ्यूचर में, कैसी मार्केट पोजीशन क्रिएट करना चाह रहे हैं. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. नाउ लेट्स लुक एट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू स्ट्रैटेजिक इंटेंट. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट वाज पॉपुलराइज्ड बाय C.K. प्रहलाद एंड गैरी हेमल. उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया नहीं था, बस इसको पॉपुलर बनाया था थ्रू लॉट ऑफ डिस्कशंस एंड राइटिंग पेपर्स ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. Now strategic
इंटेंट क्या होता है? लाइक वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, इट इज अ ब्रॉड स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस फिलॉसफी, मतलब किस बेसिस पर वो एग्जिस्ट कर रही हैं, व्हाट इज देयर पर्पस, रीजन क्या है उनकी एग्जिस्टेंस का, लॉन्ग टर्म में, फ्यूचर में वो अपने लिए कैसी मार्केट पोजीशन क्रिएट करना चाह रहे हैं और उस फ्यूचर स्टेट तक, फ्यूचर पोजीशन तक वो पहुंचेंगे कैसे, what should be the means, the ways to achieve that future position. So I hope इतना क्लियर है. Now there are two forms of strategic intent. हमें strategic intent दो तरीकों से पता लगती है. किसी भी फर्म का स्ट्रैटेजिक इंटेंट, उनकी इंटेंशन, पर्पस, गोल्स क्या हैं, वो हमें दो लेवल से क्लियर हो सकता है. कॉर्पोरेट लेवल पर जब विजन और मिशन बनती है तो विजन और मिशन स्टेटमेंट से हमें ये क्लियर हो सकता है. सेकेंडली, बिजनेस लेवल पर जब बिजनेसेस को डिफाइन किया जाता है और बिजनेस करने के लिए एक मॉडल बनाया जाता है तो उससे भी हमें कंपनी की इंटेंशन क्लियर होती है. और जब हम इस स्ट्रैटेजिक इंटेंट को, जो हम बोलते हैं कि ब्रॉड जनरल सी स्टेटमेंट होती है, इसको जब हम स्पेसिफिक टर्म्स में लिख देते हैं तो उसको हम बोलते हैं गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स. फॉर एग्जांपल, जियो का स्ट्रैटेजिक इंटेंट अगर ब्रॉड टर्म्स में बात करें, टू क्रिएट अ डिजिटल रिवोल्यूशन इन इंडियन मार्केट. सो इसी ब्रॉड स्टेटमेंट को अगर वो स्पेसिफिक वर्ड्स में लिख देते हैं, थोड़ा प्रिसाइज हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जियो का ऑब्जेक्टिव था टू कवर 90% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन बाय मार्च 2017. तो यहाँ पर उन्होंने अपने लिए एक स्पेसिफिक टारगेट सेट कर दिया कि मार्च 2017 तक हम 90% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को कवर करने वाले हैं डेटा कंजम्पशन कैटेगरी में. सो जब कंपनीज प्रिसाइसली बता रही हैं कि वो क्या करना चाहती हैं, कब तक करना चाहती हैं, तो दैट मीन्स वो अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर रही हैं. दिस इंटायर कॉन्सेप्ट इज योर स्ट्रैटेजिक इंटेंट. सो अगर देखा जाए तो स्ट्रैटेजिक इंटेंट के थ्रू कंपनीज अपनी विजन, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल और गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को बताती हैं, डिस्क्राइब करती हैं, एग्जिबिट करती हैं. So the strategic intent is made up of these 5 important elements which we are going to discuss in the next video. Please note down these key points and let us give a reading from the book content also. ये already points में है. So what is strategic intent? ये आपकी एक pre-defined future state है. पहले ही आप बता रहे हो कि आपकी क्या intention है, आप future में क्या achieve करना चाह रहे हो और कब तक achieve करना चाह रहे हो. इस term को popular किया था गैरी हेमल और C.K. प्रहलाद ने. So strategic intent क्या बताता है? The reason of existence of the firm and the ends it wants to achieve, मतलब वो क्या अचीव करना चाहते हैं. अब ये एक philosophical basis है strategic management का. ये डिस्क्राइब करता है the means of reaching the vision in the long run. तो सिर्फ यही नहीं बता रहा है कि हमारा विजन क्या है, फ्यूचर में कहाँ जाना चाहते हैं, क्या हमारा पर्पस है, लेकिन हम उस पर्पस को फुलफिल कैसे करेंगे लॉन्ग रन में, हम अपने लिए जो एक मार्केट पोजीशन क्रिएट करना चाह रहे हैं वो हम कैसे करेंगे. सो इट ऑल्सो इंडिकेट्स लॉन्ग टर्म मार्केट पोजीशन ऑफ द फर्म which it is trying to create. It can be visible in the form of vision and mission statements at the corporate level and business definition and business model at the business level. It is stated in broad terms. इसे हम precise form में भी लिख सकते हैं. जब हम precise terms में लिखते हैं so that means हम अपने goals और objectives की बात कर रहे हैं. ये सारे जो components हैं, vision, mission, business definition, business model, goals, objectives, ये सब detail में next video में discuss होने वाला है. Concept में आपको बस इतना ही लिखना है. Then there is this another example given of strategic intent जहाँ पर Honda का example लिया गया है. That Honda company का जो strategic intent है वो उनकी innovation में नजर आता है. उन्होंने कभी किसी कंपनी को imitate करने की या टेक्नोलॉजी को इमिटेट करने की कोशिश नहीं करी है. उन्होंने खुद इनोवेशन पर ध्यान दिया है, बिकॉज ऑफ विच वो अपने लिए एक बहुत ही अच्छी मार्केट पोजीशन बना पाए हैं. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट. We discussed about the concept of strategic intent. अगर हम मीनिंग रिकॉल करें, स्ट्रैटेजिक इंटेंट एक ब्रॉड स्टेटमेंट है जो कंपनी के इंटेंट को बताती है, कंपनी की क्या इंटेंशन है अपने फ्यूचर को लेकर, क्या विश है, वो क्या बनना चाहती हैं, उनका क्या पर्पस है. इन शॉर्ट इट टेल्स अस कि कहाँ जाना है इन द फ्यूचर. फ्यूचर स्टेट बताता है जिसको हम विजन बोलते हैं. इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट वाई, पर्पस क्या है एग्जिस्ट करने का, ऑर्गेनाइजेशंस क्यों एग्जिस्ट कर रही हैं, सोसाइटी की, कस्टमर्स की किन नीड्स को फुलफिल कर रही है जिसे हम मिशन भी बोलते हैं. एंड हाउ डू यू प्लान टू अचीव योर विजन
अंडरस्टैंड योर मिशन, जिसके लिए पहले हम अपने बिजनेस को सही ढंग से डिफाइन करते हैं, डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं कि हमारा बिजनेस क्या है, कंपनी कर क्या रही है, कौन से प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही है, कस्टमर्स कौन है, मार्केट्स कौन सी है, क्या टेक्नोलॉजी है। बेसिकली मिशन को जब हम और डिटेल में लिख देते हैं वो हमारी बिजनेस डेफिनेशन बन जाती है। साथ ही में कंपनीज अपने लिए बिजनेस मॉडल भी बनाती हैं कि ठीक है, विजन मिशन अचीव करना है, ये हमारी बिजनेस डेफिनेशन है, हम ये बिजनेस कर रहे हैं, इन मार्केट्स को सर्व कर रहे हैं, इन कस्टमर्स की ये नीड फुलफिल कर रहे हैं। बट ये सब करने का तरीका क्या है? व्हाट इज द वे, व्हाट इज द एक्शन प्लान, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी फॉर दैट, हाउ आर यू गोइंग टू कंडक्ट योर बिजनेस ऑपरेशंस प्रॉफिटेबली? दैट इज व्हाट इज बिजनेस मॉडल, जो बताता है कि आप कौन कौन सी एक्टिविटीज करने वाले हो, क्या क्या प्रोसेसेस होंगे, आपके मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हो, किसी से करवा रहे हो, कस्टमर को प्रोडक्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, क्या चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हैं, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हो या ऑफलाइन मॉडल फॉलो कर रहे हो। सो ये सब प्लान करना सो दैट हम वैल्यू क्रिएट कर पाए। रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू क्रिएशन, रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस, कि हमें अपनी सभी एक्टिविटीज प्रोडक्ट बनाने से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने तक इस तरीके से करनी है कि कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकें और खुद के लिए रेवेन्यूज जनरेट कर सकें, प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे हों। तो चलो, हमने विजन, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल सब बना लिया। बट एग्जैक्ट टर्म्स में जब हम बताते हैं कि हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव, हमारा एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए, हम क्या रिजल्ट चाह रहे हैं, कब तक चाह रहे हैं, क्या कोई टाइम लिमिट है या नहीं कि आपके पास पूरी लाइफ टाइम पड़ी है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए? ये तो हमने अपनी विजन, मिशन, डेफिनेशन, मॉडल में कहीं बताया ही नहीं कि हम एग्जैक्ट रिजल्ट क्या चाह रहे हैं और कब तक करना चाह रहे हैं। ये हमें पता लगता है गोल्स और ऑब्जेक्टिव से, जिसके थ्रू कंपनीज अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर पाती हैं कि क्या वो इस विजन को अचीव कर पाई हैं, क्या वो इस मिशन को सक्सेसफुली कर पा रही हैं, जो उनकी बिजनेस डेफिनेशन में लिखा था क्या वो वही काम कर रहे हैं, जैसा बिजनेस मॉडल हमने अपने लिए सोचा था क्या हम वैसा करने में सक्सेसफुल हुए। तो ये हमें कैसे पता लगेगा? थ्रू आवर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सो इतना क्लियर है कि कंपनीज की स्ट्रैटेजिक इंटेंट 5 एलिमेंट से पता लगती है: विजन, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। लेट मी क्विकली कंक्लूड इट फॉर यू। विजन मतलब हमें फ्यूचर में कहाँ जाना है। देन मिशन मीन्स व्हाट इज योर पर्पस, व्हाट इज द रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, व्हाट रोल आर यू प्लेइंग इन द सोसाइटी, व्हाट बिजनेस आर यू डीलिंग इन। देन मिशन को जब आप डिटेल में डिस्क्राइब कर देते हो कि आपका बिजनेस क्या है, प्रोडक्ट्स, मार्केट्स, कस्टमर्स, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग इन लिटिल मोर डिटेल देन व्हाट इज मेंशन्ड इन योर मिशन स्टेटमेंट, तो वो आपका बिजनेस डेफिनेशन हो जाता है। देन प्रेजेंट से फ्यूचर तक जाने के लिए आप क्या क्या एक्टिविटीज करोगे, किस तरह से करोगे, वैल्यू कैसे क्रिएट करोगे, रेवेन्यूज कैसे कमाओगे, दैट इज कॉल्ड योर बिजनेस मॉडल। और अपनी मिशन और विजन को टाइम पे अचीव करने के लिए हम अपने लिए गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। जैसे जैसे हम एक एक स्टेप लेते जाएंगे, मतलब एक एक गोल कंप्लीट करते जाएंगे, हम अपनी विजन के और नजदीक होते जाएंगे। गोल्स को अचीव करने के लिए हम छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि मंथली, एनुअली हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं और कितने टाइम में कंप्लीट करना चाह रहे हैं। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ तो मतलब हमने अपने गोल को अचीव कर लिया। गोल कंप्लीट हुआ तो मतलब हम अपनी मिशन को अचीव कर पा रहे हैं। मिशन अचीव होती जाएगी तो हम अपनी विजन तक जरूर पहुंचेंगे। सो दिस वाज द जनरल इंट्रोडक्शन टू द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट। अब हम हर एक एलिमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 5 एलिमेंट्स हैं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो इस वीडियो में हम पहले 3 एलिमेंट्स समझेंगे: विजन, मिशन, business definition, and in the next video we are going to understand the remaining 2 elements: business model, goals and objectives. चलिए, let's start with the first element of strategic intent, which is vision. Vision का जनरल मतलब क्या होता है? It is your sight, ability to see. अपने दिमाग में कुछ इमेजिन करना, कुछ आइडिया जनरेट करना, दूर की सोचना। यही कॉन्सेप्ट जब बिजनेस वर्ल्ड में अप्लाई होता है तो उसका मतलब हुआ कंपनीज अपने लिए क्या फ्यूचर देख रही हैं कि वो अगर अभी यहाँ है तो वो फ्यूचर में अपने आप को किस पोजीशन पर देखती हैं। सो विजन का मतलब है वेयर डू यू वांट टू बी इन द लॉन्ग टर्म, इन द फ्यूचर। ये एक ब्लूप्रिंट होता है, एक प्लान होता है जो आप अपने दिमाग में इमेजिन कर रहे हो अपने लिए कि हम फ्यूचर में यहाँ अपने आप को देखते हैं। आप जब उसे पेपर में उतार देते हो, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देते हो, दिस इज व्हाट वी वांट टू बी इन द फ्यूचर, तो हम उसे ब्लूप्रिंट बोलते हैं। किस चीज का प्लान है, किस चीज का ब्लूप्रिंट है, आप उस स्टेटमेंट में क्या लिख रहे हो? आप बता रहे हो कि आपकी फ्यूचर पोजीशन क्या होने वाली है, आप क्या अस्पायर करते हो, क्या बनना चाहते हो, व्हाट इज योर एस्पिरेशन, जिसे हम बोलते हैं ना व्हाट इज योर एम्बिशन, आप क्या बनना चाहते हो।
हो। सो मैनेजर्स भी कुछ एस्पायर करते होंगे अपनी कंपनी के लिए कि फ्यूचर में अपनी कंपनी को किस पोजीशन तक लेके जाना चाहते हैं। क्या वो मार्केट को डोमिनेट करना चाह रहे हैं, कुछ इनोवेट करना चाह रहे हैं, या वो बस एक फॉलोअर बन के रह जाना चाहते हैं, किसी की टेक्नोलॉजी को कॉपी करके कोई प्रोडक्ट बना लेना। विजन एक सेंस ऑफ डायरेक्शन देता है कि व्हाट शुड बी योर वे फॉरवर्ड, कि आपको किस रास्ते पे चलना है, आपको कहां तक जाना है। ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोग फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल मैनेजमेंट, सबकी एक कॉमन डायरेक्शन बन जाती है। एवरीवन वर्क्स टुगेदर फॉर द परस्यू ऑफ दैट विजन। इस विजन को अचीव करने के लिए सब रिलेंटलेसली लग जाते हैं। सो सबकी एक ही डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या है? अपने एंड गोल की, लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करना, अपनी विजन तक पहुंचना। सो आपके कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स जब ये विजन स्टेटमेंट बनाते हैं, दे हैव टू इंश्योर कि वो इतनी क्रिएटिव हो, इतनी एक्साइटिंग हो कि उसे पढ़ते ही एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स वर्किंग एंथुसियास्टिकली, सब जोरों शोरों से उस विजन को अचीव करने में लग जाएं। बिकॉज अगर विजन अचीव होती है, अगर आप अपना लॉन्ग टर्म गोल अचीव करते हो, कंपनी का तो फायदा होता ही है, कंपनी में काम करने वाले सभी लोगों का फायदा होता है। देयर इज दिस सेंस ऑफ बिलोंगिंग दैट यस, मैं इस कंपनी से एसोसिएटेड हूँ, आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी। सो विजन एम्प्लॉयज को सिर्फ एक डायरेक्शन ही प्रोवाइड नहीं करती है, उनको स्टिमुलेट भी करती है। स्टिमुलेट मतलब उनको मोटिवेट करना इन ऑर्डर टू अचीव द कंपनीज विजन। That's it. This is your first component, vision. चलिए अब एक विजन स्टेटमेंट का एग्जाम्पल देखते हैं। टेस्ला कंपनी की विजन देखिए क्या है। उनकी विजन है टू क्रिएट द मोस्ट कंपेलिंग कार कंपनी of the 21st century by driving the world's transition to electric vehicles. विजन स्टेटमेंट ऐसी इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग होनी चाहिए कि सब बस लग जाएं ये गोल अचीव करने के लिए। देखिए वो क्या बोलती है कि हमें दी मोस्ट कंपेलिंग कार कंपनी बनना है। मतलब हमें मार्केट में छोटी मोटी पोजीशन नहीं चाहिए, हम डोमिनेट करना चाह रहे हैं मार्केट में, ऐसी पोजीशन जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो, मोस्ट पावरफुल कार कंपनी बनना चाह रहे हैं 21st सेंचुरी की। और कैसे? बाय ड्राइविंग द वर्ल्ड्स ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कि पूरा वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट हो जाए, ट्रांजिशन ले लिए फ्रॉम पेट्रोल एंड डीजल कार्स। हम वर्ल्ड को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। सो दिस इज योर विजन। आप फ्यूचर में अपने आप को कहां तक ले जाना चाह रहे हो। ये प्रेजेंट के बारे में नहीं बता रहे, यहाँ पे लिखा है टू क्रिएट, मतलब बनाना चाहते हैं, बन नहीं गए हैं। सो जब ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, to become, to be, to create, that means वो विजन है। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अपने लॉन्ग टर्म गोल की बात कर रहे हैं। अब चलते हैं मिशन पर। मिशन भी आप सभी को अच्छे से पता है। मिशन क्या बताता है कि हमारा करंट पर्पस क्या है, अभी हमारा रीजन क्या है एग्जिस्ट करने का। ये कंपनी हमने क्यों स्टार्ट करी है, हम ऐसा क्या कर रहे हैं अभी इन द प्रेजेंट। सोसाइटी की, कस्टमर्स की ऐसी कौन सी नीड को आप फुलफिल कर रहे हो, उनके लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स बना रहे हो, कौन कौन सी मार्केट्स को केटर कर रहे हो। क्या आप सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट को केटर कर रहे हो या द इंटायर वर्ल्ड इज योर मार्केट। आपकी प्रेजेंट कैपेबिलिटीज क्या है, ये सब करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज, स्किल्स, कॉम्पिटेंसीज, कैपेबिलिटीज क्या है अभी एट प्रेजेंट, विच इंक्लूड्स योर टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसीज। सो इन शॉर्ट आपकी एग्जिस्टेंस का रीजन क्या है, सोसाइटी के लिए आप ऐसा क्या यूनिक कर रहे हो, उनको क्या यूनिक प्रोवाइड कर रहे हो। That is your mission. Mission statement is very useful for all these stakeholders, your suppliers, distributors, investors, customers. Mission statement को पढ़ के सभी को एक आइडिया, एक क्लैरिटी मिल जाती है कि जिस कंपनी के साथ हम जुड़ने वाले हैं, जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स हम खरीद रहे हैं या जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, उस कंपनी का पर्पस क्या है, वो क्या क्या कर रही है। चलिए अब टेस्ला की मिशन स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं in order to get more clarity. Accelerate advent of sustainable transport by bringing compelling mass market electric cars to market as soon as possible. सबसे पहले तो एक्सेलरेट करना है, मतलब हम धीरे धीरे काम नहीं करने वाले हैं, पूरा प्रोसेस बहुत स्पीड से करने वाले हैं, एक्सेलरेट करने वाले हैं। एडवेंट ऑफ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, इस मिशन को पढ़ने वाले सभी ये जान लो कि हम ट्रांसपोर्ट को सस्टेनेबल बनाने वाले हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली होने वाले हैं। कैसे? मार्केट में इलेक्ट्रिक कार्स को लेकर आएंगे और जल्द ही लेकर आएंगे, एज सून एज पॉसिबल। रिमेंबर एक्सेलरेट। अब जो भी स्टेटमेंट को पढ़ेगा उसे समझ में आ जाएगा कि ये किस मिशन पर है, इनका क्या पर्पस है। पर्पस है कि एक तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली कार्स लेकर आनी है जो डीजल पेट्रोल पे नहीं चलेंगी, इलेक्ट्रिक कार्स होंगी। हमें समझ में आ गया इनका प्रोडक्ट क्या है और ये भी समझ आ गया कि मार्केट क्या है। द इंटायर वर्ल्ड इज देयर मार्केट। देखो यहाँ पर मेंशन्ड है मास
मार्केट, मास मतलब मासेस के लिए, सभी के लिए। एक पर्टिकुलर कंट्री हमारी मार्केट नहीं है, द इंटायर वर्ल्ड इज आवर मार्केट। और इलेक्ट्रिक कार्स हैं, विच मीन्स दैट हम टेक्निकली इतने कॉम्पिटेंट हैं दैट हम इलेक्ट्रिक कार्स लेकर आ रहे हैं मार्केट में। टेक्नोलॉजी, मार्केट, कस्टमर्स, प्रोडक्ट, ये सब हमें इनकी मिशन स्टेटमेंट से पता लग रहा है। These are the key points for mission. These are the key points for vision. So please note down these keywords. Now the third component, which is business definition. अब देखो नाम में ही है बिजनेस की डेफिनेशन, मतलब आपको अपने बिजनेस को डिफाइन करना है। आप ऐसी डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट लिखो जिससे पढ़कर सभी को समझ आ जाए कि आपका बिजनेस क्या है, मतलब क्या प्रोडक्ट्स हैं, कितने तरह के प्रोडक्ट्स हैं, कितनी कैटेगरीज हैं, कितने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, कौन सी मार्केट्स को केटर कर रहे हो, अगर ग्लोबली अपना प्रोडक्ट दे रहे हो तो कौन कौन सी कंट्रीज में दे रहे हो, स्पेसिफाई करो। कस्टमर्स की कौन सी नीड्स को फुलफिल कर रहे हो, टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज कर रहे हो, आपकी मेजर एक्टिविटीज क्या है, मेजर फंक्शंस कौन से परफॉर्म कर रहे हो, आप वो फंक्शंस इन हाउस कर रहे हो मतलब खुद कर रहे हो या आपने कुछ फंक्शंस को आउटसोर्स भी किया है। सो ये सब पॉइंट्स बिजनेस डेफिनेशन में कवर किए जाते हैं। और ये बिजनेस डेफिनेशन कौन लिखता है, ये स्टेटमेंट कौन बनाता है, बिजनेस लेवल मैनेजर। रिकॉल करिए लास्ट वीडियो में जब हमने स्ट्रैटेजिक इंटेंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था तो हमने उस पर पढ़ा था कि कॉर्पोरेट लेवल पर विजन और मिशन बनता है, बिजनेस लेवल पर बिजनेस डेफिनेशन और बिजनेस मॉडल बनता है। सो जब बिजनेस लेवल मैनेजर्स अपने बिजनेस को डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं related to their markets, the customers, technologies, different activities, different functions, then that is called business definition. Business definition help करती है in making the choices. Which kind of choices? Business choices. मतलब अगर फ्यूचर में कोई भी बिजनेस डिसीजन लेना है कि हमें ग्रो करना है या एक्सपैंड करना है, कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना है या कोई पुराना प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करना है, कोई भी डिसीजन लेते हुए हमें इस बिजनेस डेफिनेशन को ध्यान में रखना है। वी हैव टू इंश्योर दैट हम उसकी लिमिट्स में ही अपने डिसीजन लें। एंड इट ऑल्सो बिकम्स द बेसिस ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चर करना मतलब रीडिजाइनिंग करना, दोबारा से स्ट्रक्चर बनाना। अब अगर बिजनेस लेवल मैनेजर्स ये डिसीजन लेते हैं दैट उन्हें एक नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको दोबारा से रिसोर्सेज अरेंज करने पड़ेंगे, रिसोर्सेज एलोकेट करने पड़ेंगे, ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करनी पड़ेंगी। तो बिजनेस डेफिनेशन आपका एक बेसिस बन जाता है जिसको ध्यान में रखकर हम बिजनेस डिसीजंस लेने वाले हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत पड़ने पर रीस्ट्रक्चर करने वाले हैं। तो बस ये है बिजनेस डेफिनेशन जिसमें हम थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाते हैं, डिटेल में डिस्क्रिप्शन देते हैं अबाउट आवर बिजनेस। चलिए टेक अ लुक एट द बिजनेस डेफिनेशन ऑफ टेस्ला। तो वो बोलते हैं दैट वी बिल्ड प्रोडक्ट्स दैट रिप्लेस सम ऑफ द प्लैनेट्स बिगेस्ट पोल्यूटर्स व्हाइल ट्राइंग टू डू द राइट थिंग अलोंग द वे। वी आर बिल्डिंग अ वर्ल्ड पावर्ड बाय सोलर एनर्जी, रनिंग ऑन बैटरीज एंड ट्रांसपोर्टेड बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब देखो इस बिजनेस डेफिनेशन के थ्रू टेस्ला ने स्पेसिफाई कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया कि वो अभी क्या कर रहे हैं, उनका अभी बिजनेस क्या है, डिटेल में डिफाइन कर दिया कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं जो वर्ल्ड के बिगेस्ट पॉल्यूटर्स को रिप्लेस कर देंगे, मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ये भी बता दिया दैट हमारी मार्केट कौन सी है, हम कौन सी मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड ही हमारी मार्केट है और हम किस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। वी आर मेकिंग यूज ऑफ सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक बैटरीज। तो हम ऐसा वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं जहां पर ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल से होगी। सो दिस इज हाउ कंपनीज अपने बिजनेस को डिटेल में डिस्क्राइब करती हैं थ्रू देयर बिजनेस डेफिनेशन, जिससे कंपनी का स्ट्रैटेजिक इंटेंट, उनकी इंटेंशन, उनका पर्पस और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है। अब बाकी की दो एलिमेंट्स बिजनेस मॉडल, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ इन तीनों एलिमेंट्स का कंटेंट देख लेते हैं। सो एज वी हैव डिस्कस्ड देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट: विजन, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। बट अभी हमने सिर्फ 3 ही कवर करे हैं। सो स्टार्टिंग विद विजन। विजन स्टेटमेंट डिफाइन करती है कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स को। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है या प्लान होता है कि कंपनी फ्यूचर में क्या पोजीशन अटेन करना चाह रही है, ऑर्गेनाइजेशन की एस्पिरेशन क्या है, क्या एम्बिशन है ऑर्गेनाइजेशन का फॉर इट्स फ्यूचर। विजन स्टेटमेंट एम्प्लॉयज को मोटिवेट करती है, स्टिमुलेट करती है, उनको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन प्रोवाइड करती है सो दैट वो अपनी सभी एक्टिविटीज और सभी डिसीजन सही ढंग से ले पाए। एग्जाम्पल हम ऑलरेडी देख चुके थे टेस्ला का, आप उसको एक बार दोबारा देख सकते हो। देन द मिशन। मिशन क्या है? एक फंडामेंटल, एक बेसिक, यूनिक पर्पस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जो बिजनेस के ऑपरेशंस के स्कोप को बताता है कि हमारी क्या प्रोडक्ट्स होने वाली हैं और हमारी क्या मार्केट्स होंगी। ये एक पर्पस होता है, रीजन होता है फॉर द
एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इन द सोसाइटी। ये बताता है कि फर्म अभी क्या कर रही है, उनकी प्रेजेंट कैपेबिलिटीज क्या हैं, वो अभी कौन सी मार्केट्स को सर्व कर रहे हैं और क्या यूनिक प्रोवाइड कर रही हैं, उनका रीजन फॉर एग्जिस्टेंस क्या है। ये आपके पोटेंशियल शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स को हेल्प करती है इन अंडरस्टैंडिंग कि आपकी फर्म का पर्पस क्या है, फर्म कौन सा बिजनेस कर रही है। सो इन शॉर्ट मिशन बताती है कि आपकी प्रेजेंट कैपेबिलिटीज क्या है, कस्टमर की कौन सी नीड्स फुलफिल कर रहे हो, आपका क्या बिजनेस है, आपका सोसाइटी में रोल क्या है, आपकी कैपेबिलिटीज क्या है इंक्लूडिंग योर टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी। एंड देन देयर इज अनदर एग्जांपल दैट यू कैन गो थ्रू। अब आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पे विच इज बिजनेस डेफिनेशन। इट रेफर्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर प्रोडक्ट, सर्विसेज, एक्टिविटीज, फंक्शंस, मार्केट्स इन विच द ऑर्गेनाइजेशन डील्स। यही पढ़ा था हमने। ये फाउंडेशन होता है, ये बेसिस बन जाता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का। रिमेंबर, बिजनेस प्लानिंग करने के लिए और फर्म को रिस्ट्रक्चर करने के लिए बिजनेस डेफिनेशन को एक बेसिस माना जाता है। उसको ध्यान में रखकर ही कंपनीज अपने डिसीजंस लेती हैं। सो इट एक्सप्लेन्स द बिजनेस विच इज अंडरटेकन बाय द फर्म विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर की नीड्स क्या है, मार्केट्स क्या है, टेक्नोलॉजीज क्या है। एंड देयर इज एन एग्जांपल गिवन हियर जो आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। वी डिस्कस्ड अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट। हमने 3 एलिमेंट्स कवर कर लिए थे, विजन, मिशन एंड बिजनेस डेफिनेशन। नाउ वी आर गोइंग टू कवर द रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स which are business model and goals and objectives. चलिए, now the 4th element of strategic intent which is business model. Now what is business model? उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। टेस्ला अपनी सभी एक्टिविटीज इन हाउस करता है, मतलब खुद ही करता है। प्रोडक्ट को डिजाइन करने से लेकर मैन्युफैक्चर करना, फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करना, और जो आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं वो खुद ही प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स वो एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड फर्म है, विच मीन्स सप्लाई चेन के सभी स्टेजेस वो ही ओन करते हैं, वो ही मैनेज करते हैं। उन्होंने कुछ आउटसोर्स नहीं करा है, बिकॉज ऑफ विच प्रोडक्ट बनाने से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने तक सभी एक्टिविटीज कम कॉस्ट और कम टाइम में करी जा सकती हैं, और कस्टमर्स के लिए भी वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हैं। उन्हें एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं which is great in quality, which is being delivered to them in time, along with the after sale services which is being provided to them by the company itself. In fact, they offer mobile facility जहां customers को company के पास नहीं जाना पड़ता, company का staff customers तक आता है और उन्हें service provide करता है। So this is how they are creating value for customers. Let's see what all activities do they do. So they have a manufacturing plant. They also have a gigafactory जहां इलेक्ट्रिक बैटरीज बनाई जाती हैं और फिर पूरी कार को मैन्युफैक्चर किया जाता है। जब कार बन जाती है तो उससे फिजिकल स्टोर्स में भेजा जाता है। रिमेंबर, ये स्टोर्स टेस्ला के ही हैं। दे आर नो डीलर्स व्हाटसोएवर। कोई मिडलमैन नहीं है, कोई इंटरमीडियरीज नहीं है। दीज स्टोर्स आर ओन्ड बाय टेस्ला ओनली। एट द सेम टाइम दे ऑल्सो हैव देयर ऑनलाइन स्टोर्स जहां से कस्टमर्स ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, एंड दिस इज हाउ कस्टमर तक डायरेक्टली प्रोडक्ट पहुंचाया जाता है। सो दे फॉलो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। कार को मैन्युफैक्चर करो और कस्टमर तक पहुंचाओ। बीच में कोई भी इंटरमीडियरीज नहीं होंगी, कोई भी मिडलमैन नहीं होंगे। इसी को बिजनेस मॉडल कहते हैं। एक ऐसा प्लान ऑफ एक्शन, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसे यूज करके कंपनीज मार्केट में प्रॉफिटेबली ऑपरेट कर सकती हैं, मतलब अपने लिए रेवेन्यूज जनरेट कर सकती हैं, कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकती हैं और कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करती हैं। लेट्स लुक एट द पॉइंट्स हियर। बिजनेस मॉडल एक प्लान है, एक तरह की स्ट्रैटेजी है फॉर प्रॉफिटेबली ऑपरेटिंग इन द मार्केट, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे डिजायर्ड कस्टमर्स कौन है, हम किसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। टेस्ला के प्रोडक्ट किसके लिए बन रहे हैं? फॉर द इंटायर वर्ल्ड, मास मार्केट। व्हाट इज आवर प्रोडक्ट? तो उनका प्रोडक्ट क्या है? इलेक्ट्रिक कार्स, सस्टेनेबल कार्स। और ये हम उन तक पहुंचा कैसे रहे हैं? हाउ आर वी कंडक्टिंग आवर ऑपरेशंस, आवर एक्टिविटीज? क्या हम इस तरह से काम कर रहे हैं कि कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हैं और खुद के लिए प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज जनरेट कर पा रहे हैं? हमारे रेवेन्यू के सोर्सेज क्या हैं? हम फंड्स कैसे रेज करते हैं? उन्हें प्रॉपर्ली हर एक एक्टिविटी में कैसे एलोकेट करते हैं? सभी फाइनेंशियल डिटेल्स आपके बिजनेस मॉडल का पार्ट होती हैं। यहाँ पर टेस्ला डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉलो कर रहा था, डायरेक्टली कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट दे रहे हैं थ्रू देयर फिजिकल स्टोर्स एंड ऑनलाइन स्टोर्स जहाँ कोई डीलर्स नहीं है। सारी एक्टिविटीज इन हाउस होती हैं। दिस इज हाउ दे आर क्रिएटिंग वैल्यू फॉर कस्टमर्स एंड जनरेटिंग रेवेन्यूज फॉर देमसेल्व्स। सो बहुत सारी कंपनीज के कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स, एक्टिविटीज सेम हो सकती हैं, लेकिन आप उन एक्टिविटीज को कैसे कर रहे हैं, दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स वन फर्म फ्रॉम द अनदर। दिस एंटायर कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड बिजनेस मॉडल। आई होप इट इज क्लियर। यू कैन नोट डाउन द कीवर्ड्स।
चलिए लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट एलिमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो पहले आप ये समझिए दैट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, मतलब एक दूसरे की जगह पे इन्हें यूज किया जाता है। दे आर सिनोनिमस टू ईच अदर इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड, इन द बिजनेस वर्ल्ड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंशिएट नहीं किया जाता। कुछ फर्म्स गोल वर्ड का यूज करती हैं तो कुछ फर्म्स ऑब्जेक्टिव का यूज करती हैं, ऑल्दो दोनों में डिफरेंस होता है, पर ये डिफरेंस हम बाद में पढ़ेंगे। सो जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपकी विजन और मिशन होती है वो कॉर्पोरेट लेवल पर बनती है। इसी विजन और मिशन को जब हम टू द पॉइंट स्पेसिफाई कर देते हैं कि हम एक्चुअली एंड रिजल्ट क्या चाहते हैं और कब तक करना चाह रहे हैं, सो दैट हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर तो कर पाए कि हम अपनी विजन को अचीव करने के कितने नजदीक हैं, क्या हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं, जो हमने अपने लिए सोचा था क्या हम वो अचीव कर पा रहे हैं। हम अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इवैल्यूएट करेंगे, कैसे ट्रैक करेंगे, सो उसके लिए गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स का यूज होता है। So goals and objectives, they convert vision and mission into specific performance targets, ऐसे targets जिसके थ्रू हम अपनी performance को measure कर पाएं। They help in evaluating and tracking the performance, हम अपनी performance को evaluate कर पाएं, judge कर पाएं, track कर पाएं कि हम क्या और कितना achieve कर चुके हैं अब तक। So उसके लिए हम अपने लिए benchmark set करते हैं, standard set करते हैं, जिसे हम yardstick भी बोलते हैं। ऐसे स्टैंडर्ड्स जिसके अगेंस्ट आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करने वाले हो। गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स भी एक सेंस ऑफ डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एक मीनिंग प्रोवाइड करते हैं कि जो भी एफर्ट्स हम डाल रहे हैं क्यों डाल रहे हैं, तो आपको एक डायरेक्शन में लेकर जाते हैं कि हमें इस टाइम तक ये चीज कंप्लीट करनी है। फॉर एग्जांपल आप लोगों का क्या गोल है, दैट आपको 3 से 4 साल में सीए बनना ही है, और इस एंड रिजल्ट को, इस गोल को अचीव करने के लिए आप अपने सारे एफर्ट्स डाल देते हो, मेहनत करते हो। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने लिए गोल सेट करती हैं, एंड रिजल्ट सेट करती हैं, और उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए ही सारी एक्टिविटीज की जाती हैं। सो दैट मीन्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कंपनीज को रिजल्ट सेंट्रिक बना देती हैं। उनका पूरा फोकस इस एंड रिजल्ट को, डिजायर्ड आउटकम को अचीव करने में ही लग जाता है, और इसी एंड रिजल्ट को, डिजायर्ड आउटकम को हम गोल बोलते हैं। और इसी गोल को अचीव करने के लिए जब कंपनीज अपने लिए टाइम बेस्ड छोटे छोटे टारगेट सेट करती हैं तो उन्हें हम ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं, जिसके बेसिस पर परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। और यही डिफरेंस है गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में। गोल्स आपके डिजायर्ड एंड रिजल्ट को बताते हैं और ऑब्जेक्टिव्स परफॉर्मेंस टारगेट्स हैं जो उस गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करते हैं। और कंपनीज अपने लिए क्या गोल और क्या ऑब्जेक्टिव सेट करती हैं, उसी के बेसिस पे आगे हम अपने स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, कितने लेवल्स होंगे, क्या ड्यूटीज होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, एंड उसी के बेसिस पे रिसोर्सेज को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट एक्टिविटीज में एलोकेट किया जाता है। अब देखो टेस्ला कंपनी का क्या गोल है या ऑब्जेक्टिव, टू प्रोड्यूस 20 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एनुअली बिफोर 2030। सो अभी तक जब हमने विजन, मिशन, बिजनेस मॉडल, बिजनेस डेफिनेशन पढ़ा, वहां पर कहीं भी टाइम फ्रेम नहीं था कि हम ये कब तक अचीव करना चाह रहे हैं। लेकिन जब हम अपना गोल सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, तो हम स्पेसिफिक हो जाते हैं, कंसाइज वे में बताते हैं कब तक ये अचीव करना चाह रहे हैं और क्या अचीव करना चाह रहे हैं। 20 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एनुअली प्रोड्यूस करनी है एंड बिफोर 2030। ये स्टेटमेंट क्या है, दिस इज क्वांटिटेटिव इन नेचर, दैट इज व्हाई ये मेजरेबल है। हम इस गोल को, इस ऑब्जेक्टिव को मेजर कर सकते हैं। आफ्टर द एंड ऑफ एवरी ईयर टेस्ला कंपनी चेक करेगी कि क्या हम 20 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोड्यूस कर पाए या नहीं। ये होते हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। और अगर गोल और ऑब्जेक्टिव के डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस यही है कि गोल को हम थोड़ा जनरल टर्म्स में लिखते हैं, ये थोड़ी ब्रॉड स्टेटमेंट होती है इन कंपैरिजन टू दी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स में हम और भी ज्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं। गोल हमें बताता है कि एंड रिजल्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव हमें बताता है कि हम छोटे छोटे परफॉर्मेंस टारगेट्स क्या है जिसके थ्रू हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर पाएंगे। बाकी इस टॉपिक को आगे भी चैप्टर में डिस्कस किया गया है, तो वहां पर हम इस पर इलैबोरेट करेंगे। प्लीज नोट डाउन दीज कीवर्ड्स and then we will give a reading quickly to the entire content that we have just studied. What is business model? Business model एक high level plan होता है for profitably operating in a business। अब तक ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ये explain करता है कि आपको मार्केट में कैसे ऑपरेट करना है, कैसे वैल्यू ऐड करनी है, वैल्यू क्रिएट करनी है और पैसा
बनाना है। साथ ही में ये भी बताता है कि हमारे कस्टमर्स कौन है, हु आर द कस्टमर्स, व्हाट आर वी प्रोवाइडिंग इट टू देम एंड हाउ आर वी प्रोवाइडिंग इट टू देम। बिजनेस मॉडल ही है जो एक फर्म को दूसरे से डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती है। बिजनेस मॉडल में हम सोर्सेज ऑफ इनकम, हमारा डिजायर्ड कस्टमर्स कौन से हैं और बाकी सभी फाइनेंशियल डिटेल्स भी इंक्लूड करते हैं। राइवल फर्म्स जो होती हैं वो बिजनेस मॉडल का ही यूज करती हैं इन ऑर्डर टू सक्सीड। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि फर्म्स के कस्टमर्स, टारगेट मार्केट्स, प्रोडक्ट सेम हो सकते हैं, लेकिन जो चीज आपको दूसरों से अलग करेगी वो है आपका बिजनेस मॉडल। Then there are some more examples given which you can read for your enhanced knowledge. And then the last component, goals and objectives. Goals और objectives help करते हैं विजन और मिशन को कन्वर्ट करने के लिए into performance targets. ये हेल्प करते हैं फर्म की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए। कैसे? by creating some standards. अपने लिए benchmarks सेट करके, benchmarks भी क्या होते हैं? स्टैंडर्ड जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सकता है, इवेल्युएट किया जा सकता है। ये फर्म्स को मोटिवेट करता है टू बी रिजल्ट सेंट्रिक, रिजल्ट पर फोकस करना है कि हमारा एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए, हम क्या डिजायर्ड आउटकम चाहते हैं कि ये हो। दे प्रोवाइड मीनिंग एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन। गोल्स और ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर ही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाता है, टास्क को डेलीगेट किया जाता है और रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है। एंड जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं दैट इन प्रैक्टिस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। देयर इज नो डिस्टिंक्शन दैट इज मेड बिटवीन देम। हाउएवर गोल को कैसे डिफाइन किया जाता है? गोल एक शॉर्ट स्टेटमेंट होती है ऑफ योर डिजायर्ड आउटकम, योर एंड रिजल्ट, जो एक लॉन्ग टाइम फ्रेम में हम अचीव करते हैं। ये ब्रॉड स्टेटमेंट होती है जिसका फोकस कंप्लीटली होता है आपके डिजायर्ड रिजल्ट पे, एंड रिजल्ट पे। और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ये थोड़े और स्पेसिफिक होते हैं, एक्शनेबल टारगेट्स होते हैं। ये वो एक्शंस होते हैं जो हम अपने गोल को अचीव करने के लिए लेते हैं। सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एक्शनेबल टारगेट्स। ऑब्जेक्टिव्स लॉन्ग टर्म भी होते हैं, शॉर्ट टर्म भी होते हैं। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स यूजुअली गोल्स कहलाते हैं and they can range from 3 to 5 years. अगर वो एनुअल बेसिस पर सेट किए जाते हैं तो हम उन्हें ऑब्जेक्टिव्स बोल देते हैं। सो देखा जाए तो गोल और ऑब्जेक्टिव्स में ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। दैट इज व्हाई दे आर यूज इंटरचेंजेबली। ऑर्गेनाइजेशंस के लिए गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स एक ही बात है। इन सभी एलिमेंट से ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्लियर होती है, उनकी इंटेंशन, उनका पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, वो क्या करना चाह रहे हैं, सब क्लियर होता है। चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। हम इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन दिस वीडियो वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस अबाउट विजन। बिफोर दैट लेट मी जस्ट ब्रीफ यू दैट हम इन तीनों टॉपिक्स में कौन कौन से सब टॉपिक्स करने वाले हैं। विजन में हम मीनिंग, एसेंशियल्स और एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे। मीनिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो वी आर जस्ट गोइंग टू रिवाइज इट। मिशन में हम मीनिंग, रीजंस, कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंसेस देखेंगे बिटवीन मिशन एंड विजन। मीनिंग हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, सो हमारा फोकस रहेगा ऑन रीजंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंसेस। एंड देन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में भी हम मीनिंग देखेंगे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे जिसे नेचर भी कहा जाता है। देन बेनिफिट्स जो एमसीक्यूज में ही आता है, अदरवाइज इट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन नीड फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स एंड देन एरियाज ऑफ सेटिंग द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें आपको 7 पॉइंट्स दिए हैं और आपको टू द पॉइंट बाय हार्ट ये याद रखना है। लेट्स स्टार्ट विद विजन फर्स्ट। द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ विजन हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड। लेट्स क्विकली रिवाइज द पॉइंट्स। विजन क्या है? एक ब्लूप्रिंट है। किस चीज का ब्लूप्रिंट? किस चीज का प्लान है? कंपनी की फ्यूचर पोजीशन का, विच गिव्स अ व्यू ऑफ वेयर वी आर टू गो, मतलब हमें कहाँ जाना है, व्हाट इज द डायरेक्शन, वेयर वी वांट टू लैंड, हम अपने लिए फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म में किस तरह की मार्केट पोजीशन बनाना चाह रहे हैं। दिस एक्सप्लेन्स द मैनेजमेंट्स एस्पिरेशंस फॉर द बिजनेस। ये बताती है कि मैनेजमेंट की क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या एम्बिशंस हैं अपनी कंपनी को लेकर, वो अपनी कंपनी को किस लेवल पर ले जाना चाहती हैं। एट द सेम टाइम वो कन्वे करती है, कन्वे करना मतलब कम्युनिकेट करना। क्या कम्युनिकेट करती है? इन एस्पिरेशंस को स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाती है। लाइक वी हैड डिस्कस, जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, चाहे वो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, विजन के थ्रू उन्हें मैनेजमेंट की एस्पिरेशंस के बारे में पता लगता है कि ये अपनी कंपनी को कहां तक ले जाना चाह रहे हैं, क्या इस कंपनी के साथ एसोसिएट करना वुड बी राइट or not. Then further, it provides common direction to all the personnel. Everyone is putting their energies, their efforts in order to reach that level जो कंपनी ने अपने लिए एस्पायर किया है। विजन स्टेटमेंट ये बताती है कि मैनेजमेंट किस तरह की कंपनी बनाना चाह रही है। What kind of company is management
ट्राइंग टू क्रिएट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, हमारी टारगेट मार्केट्स क्या होंगी, हमारे प्रोडक्ट्स क्या होंगे, हम किन मार्केट्स को टारगेट करेंगे, नेशनल, डोमेस्टिक, हम किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करना चाह रहे हैं, हम अपने लिए फ्यूचर में कौन सी कैपेबिलिटीज डेवलप करना चाह रहे हैं, सो दैट जो हमने अपने लिए इमेजिन किया है हम उसे अचीव कर पाएं। सो यहाँ पर ध्यान देने वाली लाइन है ट्राइंग टू क्रिएट। यही अगर हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि अभी हमारा क्या कस्टमर फोकस है, कौन से प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, कौन से मार्केट्स को टारगेट कर रहे हैं, किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, हमारी प्रेजेंट कैपेबिलिटीज क्या हैं, तो हम मिशन की बात करते हैं। उसे और ज्यादा डिस्क्राइब कर दें डिटेल में तो वो हमारी बिजनेस डेफिनेशन बन जाती है। और विजन में ये फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में है। सो विजन एक ब्लूप्रिंट है जो फ्यूचर पोजीशन बताता है। ये हमें आइडिया देता है अबाउट वेयर वी वांट टू लैंड इन द फ्यूचर। मैनेजमेंट की एस्पिरेशंस को बताता है, इन एस्पिरेशंस को कम्युनिकेट करता है स्टेक होल्डर्स तक, सभी एम्प्लॉयज को कॉमन डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ये बताता है कि व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट इन टर्म्स ऑफ कस्टमर फोकस, प्रोडक्ट्स, मार्केट्स, टेक्नोलॉजीज एंड कैपेबिलिटीज। नोट डाउन दीज की पॉइंट्स एंड लेट अस गिव अ रीडिंग टू द बुक कंटेंट। सो व्हाट इज विजन? विजन भी बोल सकते हैं और स्ट्रैटेजिक विजन भी बोल सकते हैं। स्ट्रैटेजिक वर्ड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि विजन लॉन्ग टर्म के लिए होती है, फ्यूचर के लिए। तो विजन बोलो या स्ट्रैटेजिक विजन एक ही बात है। तो कंफ्यूज नहीं होना है अगर आपसे स्ट्रैटेजिक विजन पूछ लिया जाए, कॉर्पोरेट विजन पूछ लिया जाए या डायरेक्टली विजन बोल दिया जाए, एक ही बात है। ओके, विजन डिफाइन करती है, एक्सप्लेन करती है मैनेजमेंट की एस्पिरेशंस क्या हैं बिजनेस को लेकर। ये बताती है कि व्हाट काइंड ऑफ कंपनी मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट, रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, कस्टमर फोकस, मार्केट्स, capabilities that you plan to develop. What is it that we are trying to create in the future, right? It is a blueprint or a roadmap of company's future position. It provides a view of where we are to go, कहाँ जाना है, where the organization wants to land. ये organization की aspirations को depict करती है, उन aspirations को communicate करती है, stakeholders तक पहुंचाती है, सभी की energies direct कर देती है एक common direction में, exactly what we had discussed. At the same time यहाँ पर कुछ विजन स्टेटमेंट्स दी गई हैं ऑफ डिफरेंट कंपनीज। यू कैन गो थ्रू देम। आप और भी कंपनीज की विजन स्टेटमेंट्स गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं फॉर एनहांसिंग योर नॉलेज। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सब टॉपिक विच इज एसेंशियल्स ऑफ विजन स्टेटमेंट, जिसे आप फीचर्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी बोल सकते हैं। सो एसेंशियल्स ऑफ विजन स्टेटमेंट मतलब वो सभी इंपॉर्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स जो ध्यान में रखना जरूरी है while making a vision statement। तो अगर मीनिंग क्लियर है आप ये फीचर्स इजीली लिख सकते हैं। अ वेरी सिंपल टॉपिक, लेट्स सी क्या फीचर्स है। देखिए, एक अच्छी विजन स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सभी लोगों को एक क्लियर डायरेक्शन देती है दैट उन्हें कहाँ जाना है इन द फ्यूचर। इट शुड क्लैरिफाई दैट वेयर एवरीवन शुड बी हेडेड। सो अगर विजन स्टेटमेंट को पढ़ के ये क्लैरिफाई नहीं होता है, ये क्लैरिटी नहीं आती है कि हमें जाना कहाँ इन द फ्यूचर, हम किस चीज के लिए एस्पायर कर रहे हैं, हमारी एम्बिशन क्या है कंपनी को लेकर, तो वो एक अच्छी विजन स्टेटमेंट नहीं है। सो द फर्स्ट एसेंशियल ऑफ विजन स्टेटमेंट इज दैट इट शुड प्रोवाइड अ क्लियर डायरेक्शन कि हमें फ्यूचर में कहाँ जाना है, किस पोजीशन को अचीव करने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी है, इतने एफर्ट्स डालने हैं। द नेक्स्ट एसेंशियल इज दैट अ गुड विजन स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स इंटेलिजेंस। ये एक मेंटल एक्टिविटी है, एक मेंटल एक्सरसाइज है जहां पर मैनेजमेंट बहुत सोच समझ कर अपनी कंपनी के लिए कुछ एस्पायर करते हैं, एक एम्बिशन क्रिएट करते हैं दैट दिस इज वेयर वी वांट टू बी इन द फ्यूचर। सो ये कोई गेस वर्क नहीं होता है कि बस आपने हवा में तीर छोड़ दिया कि हमें ये बनना है, वी वांट टू बी द वर्ल्ड्स नंबर 1 कंपनी। सभी इफ्स एंड बट्स को ध्यान में रखकर, अपने पर्पस को ध्यान में रख के, आपकी प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, स्किल्स, कॉम्पिटेंसीज क्या हैं उसे ध्यान में रखकर ही सब चीजों को एनालाइज करके एक लॉजिकल, प्रैक्टिकल, रैशनल डिसीजन लिया जाता है दैट दिस शुड बी आवर विजन। सो ये भी एक तरह की प्लानिंग हुई कि हमें फ्यूचर में कहाँ जाना है। सो जैसे आप पढ़ चुके हैं बिजनेस में प्लानिंग क्या है, एक मेंटल एक्सरसाइज। सिमिलरली प्रिपेयरिंग अ विजन स्टेटमेंट फॉर योर कंपनी इज ऑल्सो अ मेंटल एक्सरसाइज, इज ऑल्सो एन इंटेलिजेंट वर्क। गेस वर्क नहीं है, लॉजिक अप्लाई करते हैं और उसी के बाद एक विजन स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं। So the second essential is that a good vision statement should involve intelligence. It should not be based on any guesses. You should properly analyze your present state so that आप accordingly अपनी future state decide कर सको। Thereafter, the third essential is that vision statement should also involve
क्रिएटिविटी। जब भी विजन स्टेटमेंट बनाई जाए ये ध्यान में रखना है कि वो क्रिएटिव होनी चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, इनोवेटिव होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए टू योर ओन कंपनी। हम किसी और कंपनी की विजन चेप नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी विजन हमारी कंपनी से जुड़ी हुई है। हमारी क्या क्षमता है, हमारी क्या कैपेसिटी है, हमारी क्या कैपेबिलिटीज है, हमारी कंपनी के लिए फ्यूचर में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, थ्रेट्स हो सकती हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, ये सब कुछ ध्यान में रखकर हम अपने लिए एक क्रिएटिव, इनोवेटिव, यूनिक विजन स्टेटमेंट बनाते हैं। एंड देन फाइनली अ विजन स्टेटमेंट शुड क्रिएट enthusiasm. It should create excitement amongst all the people working in the organization so that everyone puts all their efforts for achieving that vision. So vision statement को इतने अच्छे words में articulate करना है, मतलब इतने अच्छे words में आपको present करना है, convey करना है, that उसे पढ़ के सब में एक energy आ जाए that yes, we are associated with this company. हमें इस company को उस future position तक ले जाने के लिए मेहनत करनी है। So सिर्फ एक अच्छी thought लाना, इंटेलिजेंटली सोचना दैट हमें क्या पोजीशन अचीव करनी है इन द फ्यूचर, दैट इज नॉट इनफ। उस थॉट को हमें अच्छे वर्ड्स में ट्रांसलेट भी करना पड़ेगा सो दैट मैनेजमेंट की थॉट सभी एम्प्लॉयज तक पहुंचे और उन्हें मोटिवेट कर दे, इंस्पायर कर दे, एक एक्साइटमेंट क्रिएट कर दे इन ऑर्डर टू वर्क फॉर इट। So these are the 4 essentials of vision statement: providing a clear direction, then it involves intelligence, it also involves creativity, and it creates enthusiasm. How will you remember it? DICE. D for direction, I for intelligence, C for creativity, and E for enthusiasm. So I hope the entire concept is clear. आप ये keywords note कर लीजिए, and at the same time let's give reading to the content. Directly book content read करेंगे because as it is point में दिया हुआ है, आप इन points को note कर लीजिए। Essentials of strategic vision. First, it involves creativity. So developing a strategic vision involves thinking innovatively about preparing a company for future challenges and opportunities, like we have already studied. That management has to ensure कि जो उनकी vision statement हो वो creative हो, अपनी कंपनी से जुड़ी हुई हो, कंपनी के future challenges और opportunities को ध्यान में रखकर ही हमें एक innovative vision बनानी है। Then it involves intelligence, मतलब mental exercise है, logically और rationally सोचना पड़ता है, guess work नहीं करनी है और तभी जाकर एक vision create करनी है। It creates enthusiasm, well articulated vision जो अच्छे शब्दों में आर्टिकुलेट करी गई होगी। अच्छे शब्दों में अगर आप अपनी थॉट को ट्रांसलेट करते हो, विजन को बताते हो, सो इट क्रिएट्स एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। सभी मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन के उससे अचीव करने के लिए काम करने लग जाते हैं। एंड देन इट गिव्स क्लियर डायरेक्शन। अ गुड विजन स्टेटमेंट क्लियरली शोज द फ्यूचर डायरेक्शन इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड, कि ऑर्गेनाइजेशन कहां तक पहुंचने की इच्छा रख रही है, उसकी क्या डायरेक्शन है, ये विजन स्टेटमेंट से क्लियर हो जाता है। एंड रिमेंबर दैट शो वर्ड के लिए आप इल्यूमिनेट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने स्पेसिफिकली इस वर्ड का यूज किया है। इल्यूमिनेट करता है डायरेक्शन को, इल्यूमिनेट करना मतलब दिखाना, दिखाता है। स्ट्रेटेजिक विजन से सभी को क्लियरली दिखेगा कि उन्हें फ्यूचर में कहां जाना है। तो ये थे एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन। डी फॉर डायरेक्शन, आई फॉर इंटेलिजेंस, सी फॉर क्रिएटिविटी एंड ई फॉर इंथुजियाज्म। चलिए विजन का लास्ट सब टॉपिक पढ़ते हैं, एलिमेंट्स ऑफ विजन स्टेटमेंट। अगेन अ वेरी सिंपल टॉपिक। सो विजन स्टेटमेंट के क्या एलिमेंट्स है? इसका मतलब ये कि विजन स्टेटमेंट कैसे बनती है, विजन स्टेटमेंट किन पार्ट्स से बनती है, किन एलिमेंट्स से बनती है। तो देयर आर 3 एलिमेंट्स, 3 पार्ट्स, 3 कंपोनेंट्स जिनके थ्रू हमारी विजन बनती है और सभी एम्प्लॉयज तक कन्वे की जाती है। देखिए, सबसे पहले अपनी मिशन को डिटरमिन करना पड़ेगा, मिशन स्टेटमेंट को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। मिशन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारा पर्पस क्या है, रीजन क्या है एग्जिस्ट करने का, हम सोसाइटी में क्या रोल प्ले कर रहे हैं, कस्टमर की कौन सी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स क्या है, हमारी मार्केट्स क्या है, हमारा रीजन क्या है एग्जिस्ट करने का। तो सबसे पहले हमें एक मीनिंगफुल मिशन क्रिएट करनी है, अपने लिए एक पर्पस ढूंढना है जिसके लिए कंपनी एग्जिस्ट कर रही है। सो हु वी आर, व्हाट बिजनेस वी आर इन राइट नाउ, हमारे कस्टमर्स कौन है, हमारी टारगेट मार्केट्स कौन सी हैं, वेयर आर वी राइट नाउ, हमारी प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, स्ट्रेंथ्स, कॉम्पिटेंसीज क्या हैं। सबसे पहले हमें ये डिटरमिन करना है। अब जब हमें अपने पर्पस और रीजन फॉर एग्जिस्टेंस
और प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, इन सब के बारे में क्लैरिटी मिल गई। अब हम उसी के बेसिस पर अपने लिए लॉन्ग टर्म एक्शंस डिसाइड करेंगे। सो प्रेजेंट स्टेट के बेसिस पर हम अपनी फ्यूचर स्टेट डिसाइड करेंगे। अ वेरी लॉजिकल कॉन्सेप्ट। आप सब जब अपने लिए एक एम्बिशन सोचते हैं, जैसे आप लोगों ने सोचा कि आपको सीए बनना है, तो कुछ तो ध्यान में रखकर ही आपने अपने लिए एम्बिशन क्रिएट किया। आपने अपनी करंट पोजीशन को स्टडी किया, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, आप कौन से सब्जेक्ट्स में अच्छे हो। सो अपनी एबिलिटीज, स्किल्स, कॉम्पिटेंसीज, नॉलेज, इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही आप अपने लिए एक एम्बिशन देखते हैं दैट दिस इज व्हाट यू वांट टू बिकम। सो कंपनीज इससे कुछ अलग नहीं है। मैनेजमेंट अपनी कंपनी के लिए भी जब फ्यूचर स्टेट डिसाइड करती है, ये सोचती है कि फ्यूचर में हमें क्या क्या करना है, लॉन्ग टर्म में हमें क्या क्या करना है, वेयर डू वी वांट टू गो, वेयर डू वी वांट टू लैंड। तो वो अपनी मिशन को ध्यान में रखकर ही, अपनी प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, कस्टमर्स, मार्केट्स, टेक्नोलॉजीज को ध्यान में रखकर ही अपने लिए एक लॉन्ग टर्म विजन क्रिएट करेगी। राइट? एक अच्छी मीनिंगफुल मिशन का होना जरूरी है, जो हमें हेल्प करेगी फ्यूचर स्टेट डिसाइड करने में, लॉन्ग टर्म में हमें क्या क्या करना है ये डिसाइड करने में। और एक बार जब हमने अपनी फ्यूचर स्टेट डिसाइड कर ली, लॉन्ग टर्म में हमें क्या क्या एक्शंस लेने हैं, हमें कहाँ जाना है, मतलब इन शॉर्ट हमने अपनी विजन बना ली, तो अब हमें उस विजन को क्लियर टर्म्स में कम्युनिकेट करना है, कन्वे करना है टू ऑल द पर्सनल पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट एक एक्साइटमेंट क्रिएट कर सके, enthusiasm क्रिएट कर सके amongst the employees so that they start working to achieve that vision. Remember the essentials of strategic vision कि vision statement should create enthusiasm। हमें अपनी vision को ऐसे words में articulate करना है, इतने अच्छे words में translate करना है ताकि हमारे employees clearly उसे समझ पाए। So these are the 3 elements। पहले हम अपनी mission create करते हैं, उस mission की हेल्प से हम अपने लिए अपना future decide करते हैं, long term actions decide करते हैं। एक बार हमारा फ्यूचर क्लियर हो गया, लॉन्ग टर्म में हमें क्या करना है, हमारी विजन क्या है, फिर हम उस विजन को कम्युनिकेट करते हैं इन क्लियर टर्म्स टू ऑल द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट वो एंथुसियास्टिकली उस विजन को अचीव करने के लिए लग जाए। तो क्लियर, सिंपल। लेट्स गिव अ रीडिंग टू द बुक कंटेंट नाउ। अगेन ये पॉइंट्स की फॉर्म में ही है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, सो देयर इज नो रिटन कंटेंट फॉर इट। आप डायरेक्टली यहीं से देख लीजिए। सो क्या एलिमेंट्स हैं? देयर आर 3 मेन पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ विजन स्टेटमेंट, विच आर फर्स्ट वन, फॉर्मुलेटिंग अ मिशन स्टेटमेंट। सबसे पहले वी हैव टू कम अप विद द मिशन स्टेटमेंट, जो क्या डिफाइन करती है कि कंपनी अभी किस बिजनेस में है और रिप्रेजेंट करती है हु वी आर एंड वेयर वी आर नाउ। अभी हम क्या हैं, किस बिजनेस में हैं, क्या कस्टमर्स हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या प्रेजेंट कैपेबिलिटीज हैं, क्या रीजन है एग्जिस्ट करने का। सो सबसे पहले हमें मिशन स्टेटमेंट फॉर्मुलेट करनी है। देन सेकंड, उस मिशन स्टेटमेंट को यूज करना है। यूजिंग द मिशन स्टेटमेंट किस चीज के लिए यूज करना है? टू डिसाइड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। अपनी विजन को बनाने के लिए, फ्यूचर स्टेट को डिसाइड करने के लिए, लॉन्ग टर्म एक्शंस को डिसाइड करने के लिए हम इसी मिशन स्टेटमेंट का यूज करते हैं। सो स्ट्रैटेजिक विजन इन्वॉल्व्स यूजिंग द मिशन स्टेटमेंट एज बेसिस फॉर डिसाइडिंग द लॉन्ग टर्म कोर्स ऑफ एक्शन अबाउट वेयर वी आर गोइंग। एंड थर्डली, कम्युनिकेटिंग द स्ट्रैटेजिक विजन। एक बारी जब आपने अपनी फ्यूचर स्टेट डिसाइड कर ली, अपने मिशन स्टेटमेंट को ध्यान में रख के, अपने मिशन स्टेटमेंट की हेल्प से, तो हम अब उस विजन को कम्युनिकेट करने वाले हैं इन क्लियर टर्म्स। ऐसा ना हो कि हमें समझ ही ना आए कि हमें जाना कहाँ है, हमारी विजन क्या है। सो द विजन शुड बी कम्युनिकेटेड इन क्लियर टर्म्स that creates a sense of excitement, enthusiasm and commitment in the entire organization. These are your elements. Mission को determine करो, formulate करो, उस mission की help से अपने long term actions को, अपनी vision को, अपनी future state को decide करो और फिर उसे communicate करो in clear terms so that organization में सभी लोग excitement के साथ, commitment के साथ उस vision को achieve करने के लिए लग जाएं. Please pause the video now and note down all the important points. We discussed about the entire concept of vision, its elements and essentials. In this video, we're going to discuss the entire concept of mission, its meaning that we have already studied, reasons for having a mission statement, and its characteristics. Thereafter, we are also going to understand the difference between vision and mission. So that's what we are going to cover in this video. Let's start. We have already understood the meaning of mission. What is mission? किसी भी firm का society में exist करने का reason, purpose, role, that is what is mission. मिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर करता है या डिपिक्ट
करता है व्हाट बिजनेस वी आर इन, फर्म कौन से बिजनेस में है, व्हाट वी डू मतलब हमारा बिजनेस क्या है, टारगेट कस्टमर सेगमेंट क्या है, हमारी मार्केट्स कौन सी हैं, प्रोडक्ट्स क्या हैं, प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, एक्टिविटीज, ये सब क्या है। सो मिशन इन सभी चीजों को डिफाइन करती है। किन चीजों को डिफाइन करती है, क्या कैपेबिलिटीज हैं आपकी इन प्रेजेंट, व्हाट आर योर एक्टिविटीज, हु आर योर कस्टमर्स, व्हाट प्रोडक्ट्स यू आर ऑफरिंग एंड व्हाट आर योर मार्केट्स। और साथ ही में इन सभी चीजों को कन्वे करती है, कम्युनिकेट करती है टू द स्टेक होल्डर्स कि हमारा क्या पर्पस है और हमारा क्या बिजनेस है, ये स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाती है सो दैट सभी स्टेक होल्डर्स अकॉर्डिंगली अपने डिसीजंस ले पाए। स्पेशली इट इज यूजफुल टू द इन्वेस्टर्स बिकॉज दे कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली कि क्या उन्हें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सो मिशन इंडिकेट करती है कि फर्म का बेसिक थ्रस्ट क्या है। बेसिक थ्रस्ट मतलब फर्म का क्या फोकस है, मतलब आपका किन कस्टमर्स पर फोकस है, कौन से प्रोडक्ट्स ऑफर करना चाह रहे हो उन कस्टमर्स को, किन किन मार्केट्स में देना चाह रहे हो। सो कंपनी की मिशन स्टेटमेंट को पढ़ के एक लॉन्ग टर्म व्यू भी क्लियर होता है कि हम किस रास्ते चलने वाले हैं, कि आगे इन द लॉन्ग टर्म इन द फ्यूचर हम अपने लिए जो भी एक्शंस लेने वाले हैं, अपने लिए विजन क्रिएट करने वाले हैं, वो फर्म के बेसिक थ्रस्ट को, बेसिक पर्पस, बेसिक फोकस को ध्यान में रखकर ही करेंगे। एंड देन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच वाज गिवन बाय पीटर ड्रकर, उन्होंने कहा कि मिशन स्टेटमेंट जब भी लिखी जाएगी इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव। इन सिंपल टर्म्स मिशन स्टेटमेंट को पढ़कर ये क्लियर होना चाहिए कि फर्म सोसाइटी के लिए क्या कर रही है, सोसाइटी में क्या रोल प्ले कर रही है। मार्केटिंग मतलब कस्टमर्स पर फोकस, उनके लिए हम क्या करना चाह रहे हैं, उनकी कौन सी नीड को फुलफिल करना चाह रहे हैं। हमारा पर्सपेक्टिव इंटरनल नहीं होना चाहिए कि हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम क्या बेचना चाह रहे हैं। हमें ये देखना है कि कस्टमर्स क्या चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें उन्हें वो प्रोवाइड करना है। हमने क्या कहा कि मिशन क्या आंसर करता है, व्हाट बिजनेस आर वी इन, राइट। तो हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, इस चीज का फोकस, पर्सपेक्टिव एक्सटर्नल होना चाहिए। अब देखिए कॉस्मेटिक कंपनी है, उन्होंने अपनी विजन स्टेटमेंट लिखी दैट वी प्रोड्यूस बेस्ट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड सेफ्टी। इन कंपैरिजन टू दिस देयर इज अनदर कॉस्मेटिक कंपनी जो लिखती है वी प्रोवाइड बेस्ट कॉस्मेटिक्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड सेफ्टी। डिफरेंस देखिए सिर्फ इस वर्ड का है, बाकी सब सेम है। जब हम प्रोवाइड की बात करते हैं मतलब हम किसी के लिए वो कर रहे हैं, किसके लिए, क्वालिटी और सेफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कस्टमर्स के लिए। सो इसका पर्सपेक्टिव क्या हुआ, एक्सटर्नल। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर हम बोल रहे हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फोकस कहाँ शिफ्ट हो गया, हम पर, खुद पर, कि हम ये चीज बनाते हैं, राइट। चलिए लेट्स टेक अ लुक एट सम एग्जांपल्स ऑफ रियल कंपनीज। Amazon क्या बोलता है, वी स्ट्राइव टू ऑफर आवर customers the lowest possible prices, the best available selection and the utmost convenience। डायरेक्टली लिख दिया, फोकस कस्टमर्स पर है। सो दिस इज एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव। वॉलमार्ट की देखिए, टू सेव पीपल मनी सो दैट दे कैन लिव बेटर। उनका फोकस कहाँ है, एक्सटर्नल, पीपल, उनके पैसे बचाने हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, वी विल प्रोवाइड branded products and services of superior quality and value that improves the lives of the world's consumers now and for generations to come। Perspective external, provide कर रहे हैं branded और superior quality products so that world के सभी consumers की life को improve किया जाए। So that is why it has an external perspective because आपका focus customers पर है, कंज्यूमर्स पर है। आई होप नाउ यू कैन रिलेट इट बेटर। सो देखिए इन सभी मिशन स्टेटमेंट से ये क्लियर हो रहा है दैट कंपनी का क्या पर्पस है, क्या रोल है इन द सोसाइटी, किस तरह के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कस्टमर्स के लिए प्रोवाइड करे जा रहे हैं। क्लियर? नोट डाउन ऑल दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड लेट अस टेक अ लुक एट द बुक कंटेंट। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ मिशन, इसमें हम पीटर ड्रकर के क्या व्यूज थे ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव होना चाहिए, कस्टमर्स के लिए आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, दैट शुड बी द फोकस। And then some important points, मिशन आंसर करता है what business are we in, what we do, आपके एग्जिस्ट करने का क्या रीजन है, क्या पर्पस है, क्या रोल है इन द सोसाइटी, ये डिपिक्ट करता है। सभी स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को ये समझने में हेल्प करता है कि फर्म का पर्पस क्या है जिसके लिए फर्म एग्जिस्ट करती है। स्टेक होल्डर्स ये समझ पाते हैं कि फर्म का बिजनेस क्या है, ये डिफाइन करता है कि फर्म की प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, एक्टिविटीज, कस्टमर फोकस, मार्केट्स, प्रोडक्ट्स, रोल क्या है सोसाइटी में, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये एक लॉन्ग टर्म व्यू को भी डिपिक्ट करता है कि फर्म का बेसिक थ्रस्ट क्या है।
इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस, मार्केट्स, जिसके बेसिस पर फ्यूचर एक्शंस डिसाइड होते हैं, विजन डिसाइड होती है. सो दिस इज योर मिशन. Since we are clear with the concept of mission, let us now understand the reasons for mission statement. Mission statement क्यों बनाई जाती है? तो बच्चों इसमें कुछ भी नया नहीं है. अब आपको मीनिंग पता है, अब अपनी बस कॉमन सेंस लगाइए. मिशन स्टेटमेंट क्यों बनाई जाएगी, उसका क्या फायदा है? देखो, हमें पता है कि मिशन बताती है कि हमारा रीजन क्या है, पर्पस क्या है एग्जिस्ट करने का, सोसाइटी में हम क्या रोल प्ले कर रहे हैं. सो मिशन ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सभी लोगों को ये क्लियर कर देती है कि आपका पर्पस क्या है. वो पर्पस सभी के लिए एक सोर्स ऑफ यूनिटी बन जाता है. एवरीवन स्टार्ट्स वर्किंग इन ऑर्डर टू अचीव दैट कॉमन पर्पस. तो मतलब एक सेंस ऑफ यूनिटी प्रोवाइड करती है मिशन स्टेटमेंट. साथ ही में एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है. सभी को ये बताती है कि आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, किन कस्टमर्स पर, किन प्रोडक्ट्स पर, किन मार्केट्स पर, किस टेक्नोलॉजी पर, किन एक्टिविटीज पे आपका फोकस होना चाहिए. सो दैट सभी उस पर्पस के साथ आइडेंटिफाई कर पाए. आइडेंटिफाई कर पाना मतलब ये समझ पाना कि हमारा फोकस, हमारी अटेंशन किन चीजों पर होनी चाहिए. मिशन स्टेटमेंट से ये तो क्लियर हो गया कि आपका कॉमन पर्पस क्या है, एक सेंस ऑफ यूनिटी आ गई. हमें ये भी पता लग गया कि हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए. वी आइडेंटिफाई विद द पर्पस ऑल्सो. बट अब उस मिशन को अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, उस पर्पस को अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे? सो हम अपने पर्पस को स्पेसिफिक गोल्स में कन्वर्ट करेंगे. मतलब पर्पस को अचीव करने के लिए हम अपने लिए कॉन्क्रीट, स्पेसिफिक, टू द पॉइंट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ टाइम, कि हमें किस टाइम तक मिशन को फुलफिल करना है, हमारा क्या बजट होगा, कितनी कॉस्ट में हमें अपनी मिशन को फुलफिल करना है. चलिए, अब आपने अपने पर्पस को अचीव करने के लिए स्पेसिफिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स भी सेट कर लिए. बट क्या ये कर लेने से आप अपनी मिशन को अचीव कर लोगे? नहीं. गोल्स को हम फर्दर कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे इनटू अ प्रॉपर वर्क कल्चर, इनटू अ प्रॉपर वर्क स्ट्रक्चर. अरे भाई, मिशन को अचीव करने के लिए काम भी तो करना पड़ेगा. उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टास्क डेलीगेट करने पड़ेंगे, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, तभी तो जाकर काम होगा. अब जब आपने गोल्स को स्पेसिफिक वर्क कल्चर, वर्क स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया, आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो. जो भी टास्क, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने डेलीगेट करी हैं, एवरीवन इज हैप्पी विद इट. तभी एक पॉजिटिव वर्क कल्चर क्रिएट होगा. एक पॉजिटिव क्लाइमेट मतलब एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट जहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर्स के बीच रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, ऑल द एम्प्लॉयज आर वर्किंग कलेक्टिवली टू अचीव द कॉमन गोल. सो मिशन को अचीव करने के लिए सिर्फ कल्चर का होना या स्ट्रक्चर का होना ही जरूरी नहीं है. इंश्योर करो कि जो वो कल्चर है वो पॉजिटिव कल्चर हो. जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज आपने दी है, सब उसको विलिंगली एक्सेप्ट करें. अब सिर्फ टास्क बताने से कि आपको ये काम करना है, ये आपका रोल है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे क्या काम हो जाएगा? काम करने के लिए, अपने रोल्स, अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो जो भी आपके मिशन स्टेटमेंट में लिखा है, जो भी पर्पस बताया गया है, उसे फुलफिल करने के लिए आप रिसोर्सेज भी एलोकेट करोगे फॉर कंडक्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट फंक्शंस. एट द सेम टाइम ये भी देखना जरूरी है कि उन लिमिटेड रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज किया जाए, ताकि हम अपनी मिशन को सही टाइम पर और मिनिमम कॉस्ट में अचीव कर पाए. दीज आर द रीजंस व्हाई कंपनीज दे मेक अ मिशन स्टेटमेंट. बिकॉज मिशन स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ है वो एक तरह का स्टैंडर्ड बन गया, बेसिस बन गया फॉर एवरीवन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. So let's conclude, कंपनीज मिशन स्टेटमेंट क्यों बनाती हैं, व्हाट आर द रीजंस? क्योंकि यूनिटी ऑफ पर्पस प्रोवाइड करता है. एट द सेम टाइम सभी इस पर्पस के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब उस पर्पस को अचीव करने के लिए हमें गोल्स बनाने पड़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ेंगे. गोल्स को अचीव करने के लिए हमें ड्यूटीज, टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करनी पड़ेंगी. मतलब एक प्रॉपर कल्चर, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा. साथ ही में ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो जो कल्चर क्रिएट हुआ है, जो वो स्ट्रक्चर है, वहां पर जो क्लाइमेट है वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव कल्चर हो, ताकि कोई लड़ाइयां ना हो, सब मिलजुल कर काम करें अपने कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए. लेकिन उसके लिए हमें रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ेगा और उसके लिए हमें सभी को मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूज करें. सिंपल, एक पॉइंट को दूसरे से रिलेट करो, अपने आप सभी रीजंस लिख लोगे. अब इसको याद कैसे करेंगे? यूज दिस एक्रोनिम UPIC AGM. U standing for unity of purpose, P standing for positive climate, I standing for identifying with purpose, C standing for converting goals into culture, A standing for allocating resources, G standing for converting your purpose into goals, and M standing for motivating for using the resources optimally. Let's give a reading to the content now. So what are the reasons for having a mission statement? That it ensures unity of purpose for everyone working
वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पर हम रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं। ये मोटिवेशन भी प्रोवाइड करता है सो दैट सभी रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करें। ये एक पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट क्रिएट करने में हेल्प करता है जहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, सभी अपनी रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज से सेटिस्फाई हो। ये फोकल पॉइंट क्रिएट करने में हेल्प करता है। फोकल पॉइंट मतलब योर अटेंशन एरिया, कौन से एरियाज पे आपको फोकस करना है। मिशन स्टेटमेंट के थ्रू हम ये समझ पाते हैं कि हमें किन एरियाज पे फोकस करना है, लाइक योर मार्केट्स, प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स, सो दैट एवरीवन आइडेंटिफाइज विद द फर्म्स पर्पस। ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को फुलफिल करने के लिए कंक्रीट गोल्स, स्पेसिफिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड टाइम, जिसके बेसिस पर हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर भी कर पाते हैं, असेस कर पाते हैं और कंट्रोल कर पाते हैं। एंड फर्दर उन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को ट्रांसलेट किया जाता है एक वर्क स्ट्रक्चर में जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, टास्क को एलोकेट किया जाता है अमंगस्ट ऑल द पीपल वर्किंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्लीज नोट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स एंड इंश्योर दैट आप लैंग्वेज यही रखेंगे, इसको चेंज नहीं करना है। जो भी की पॉइंट्स होते हैं वो आपको एज इट इज रखने हैं, और क्योंकि ये एक एक लाइन की स्टेटमेंट है, इन्हें भी आप ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। सो ये थे रीजंस ऑफ अ मिशन स्टेटमेंट। आपसे ये भी पूछ सकते हैं दैट व्हाई अ मिशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेकिंग अ मिशन स्टेटमेंट। तो आपको पॉइंट्स यही लिखने हैं। चलिए लेट्स डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मिशन नाउ। यू कैन ऑल्सो कॉल इट एसेंशियल्स ऑफ गुड मिशन, फीचर्स ऑफ गुड मिशन। की एक अच्छी मिशन स्टेटमेंट, एक अच्छी मिशन के क्या फीचर्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। देखिए, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मिशन बताती है कि कंपनी का एग्जिस्ट करने का रीजन क्या है, पर्पस क्या है, हम ऐसा यूनिक क्या प्रोवाइड कर रहे हैं सोसाइटी को, हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो हमें एक स्पेशल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। जैसे हम सभी लोग कैसे पहचाने जाते हैं, हमें कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। Our name is our identity। हम जो काम करते हैं that is our identity। हम अपनी क्वालिटी से भी पहचाने जाते हैं, हमारी स्किल्स क्या हैं, कॉम्पिटेंसीज क्या हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन की स्पेशल आइडेंटिटी क्या है कि वो क्या काम कर रही हैं, क्या रोल है उनका सोसाइटी में, क्या पर्पस फुलफिल कर रही हैं, क्या बिजनेस कर रही हैं, किस पाथ पर चल रही हैं, राइट। ये सब मिलके कंपनी की यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करती हैं। सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड मिशन स्टेटमेंट, दैट इट प्रोवाइड्स अ स्पेशल आइडेंटिटी टू द फर्म। ये बताती है कि हमारा क्या एम्फेसिस है, हमारा फोकस किस काम पर है, क्या बिजनेस है हमारा, क्या प्रोडक्ट्स, क्या कस्टमर्स, और हम किस पाथ पर चल रहे हैं जो आगे चलकर हमें हमारी विजन तक पहुंचाएगी। देन सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एक अच्छी मिशन स्टेटमेंट यूनिक होती है। हर कंपनी की मिशन स्टेटमेंट यूनिक होती है, दूसरों से डिफरेंट होती है, क्योंकि उसे हम अपनी कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखकर बनाते हैं। हमारे कस्टमर्स कौन है, हम अपने कस्टमर्स की कौन सी नीड को फुलफिल कर रहे हैं, हम उन्हें कौन से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, कौन सी मार्केट्स को टारगेट कर रहे हैं। सो हमारी मिशन हमसे जुड़ी हुई है, सो इट इज यूनिक टू अस, दूसरों से वो अलग होगी, राइट। सो अ गुड मिशन स्टेटमेंट इज हाईली यूनिक और हाईली पर्सनलाइज्ड। पर्सनलाइज्ड मतलब इट इज समथिंग विच इज पर्सनल टू एवरी कंपनी। एट द सेम टाइम एक अच्छी मिशन स्टेटमेंट का फोकस क्या होना चाहिए, कैन यू रिकॉल? एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव होना चाहिए। एक्सटर्नल मतलब सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो, कस्टमर्स के लिए क्या कर रहे हो, मतलब आपका सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है मिशन स्टेटमेंट से, ये क्लियर होना चाहिए। मिशन स्टेटमेंट पढ़ के कहीं भी ऐसा नहीं लगना चाहिए दैट यू आर हियर फॉर मेकिंग प्रॉफिट। एक अच्छी मिशन स्टेटमेंट आपके सोशल ऑब्जेक्टिव को डिपिक्ट करेगी, ना कि आपके प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव को। सो वो प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए। दिस इज योर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। देन द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो आप सभी को पता है, हम पढ़ते आए हैं कि मिशन क्या बताती है, क्या डिपिक्ट करती है, क्या डिफाइन करती है, कि हमारी टारगेट मार्केट्स कौन सी हैं, टेक्नोलॉजी क्या यूज कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, कौन सी नीड को फुलफिल कर रहे हैं सोसाइटी की, हमारी प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, कॉम्पिटेंसीज क्या हैं। तो एक अच्छी मिशन इन सभी एलिमेंट्स को ध्यान में रखती है, इन सभी एलिमेंट्स को बताती है, डिपिक्ट करती है। सो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक अच्छे मिशन स्टेटमेंट की? वो स्पेशल होनी चाहिए, वो यूनिक होनी चाहिए, वो प्रॉफिट के लिए नहीं होनी चाहिए, एंड इट शुड क्लियरली डिपिक्ट योर टारगेट मार्केट, टेक्नोलॉजी, एक्टिविटीज, नीड्स एंड कॉम्पिटेंसी। आप इसको याद कैसे रखेंगे? इस एक्रोनिम के थ्रू, विच इज सन एंड
टैंक, एस क्या है स्पेशल, यू फॉर यूनिक, एन फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट एंड टैंक कलेक्टिवली आपकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है कि एक अच्छे मिशन स्टेटमेंट टारगेट मार्केट्स, टेक्नोलॉजीज, एक्टिविटीज, कस्टमर की नीड्स और कॉम्पिटेंसीज को डिपिक्ट करता है. लेट अस गिव अ रीडिंग टू द बुक कंटेंट नाउ. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मिशन स्टेटमेंट. फर्स्ट, ये ऑर्गेनाइजेशन को एक स्पेशल आइडेंटिटी देती है कि उनका बिजनेस एम्फेसिस क्या है, वो किस चीज पर फोकस कर रहे हैं और उनका पाथ क्या है डेवलपमेंट करने का, किन एरियाज में वो आगे डेवलप करेंगे, ग्रो करेंगे, एक्सपैंड करेंगे. सेकेंडली, गुड मिशन स्टेटमेंट बहुत ही पर्सनल होती है, यूनिक होती है फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड, एक अच्छी मिशन स्टेटमेंट कभी भी आपकी प्रॉफिट ओरिएंटेशन को डिपिक्ट नहीं करती है. उसका ओरिएंटेशन, उसका एम्फेसिस एक्सटर्नल होना चाहिए, सोशल होना चाहिए. एंड फोर्थ, अ गुड मिशन स्टेटमेंट शुड क्लियरली डिपिक्ट कि आप किस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, आपके टारगेट कस्टमर ग्रुप्स कौन से हैं, आप कौन सी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हो, आपकी कॉम्पिटेंसीज, कैपेबिलिटीज कौन सी हैं, आप कौन सी एक्टिविटीज कंडक्ट कर रहे हो, सो दैट हमें एक दायरा समझ में आए कि क्या बाउंड्रीज होगी, हमें किन चीजों को दिमाग में रखकर आगे कोई भी डिसीजन लेना है.